राउटिंग प्रोटोकॉल फंडामेंटल्स, पहले इंट्रोडक्शन टू आईपी राउटिंग, ये चैप्टर है जो हम कवर करेंगे एनआरसी के। तो आईपी राउटिंग प्रोसेस, पहली बात तो ये है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज आईपी राउटिंग। इसको हम आईपी स्विचिंग भी बोलते हैं या लेयर 3 स्विचिंग भी बोलते हैं। मैंने शायद जब आपको स्विचिंग कराई थी वो टाइम पे एक्सप्लेन भी किया था कि आप ऐसे बोल सकते हो लेयर 2 स्विचिंग या लेयर 3 स्विचिंग, लेयर 4 स्विचिंग भी होती है। आजकल तो लेयर 7 राउटिंग भी सपोर्ट करते हैं डिवाइसेस। हाँ, लेयर 7 जब मैं बोलता हूँ तो इसका मीनिंग ये होगा कि एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग, ये एप्लीकेशन का ट्रैफिक ये लिंक से जाए, ये एप्लीकेशन का दूसरे लिंक से जाए। आप एप्लीकेशन डिफाइन कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग, है ना। तो वो भी सपोर्टेड होती है, बट मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे सिर्फ हम आईपी राउटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब लेयर 3 स्विचिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि व्हेन ए डिवाइस इज डूइंग, यू नो, packet switching based on layer 3 information, when a device is switching your packets based on layer 3 information, तो हम उसको क्या बोलते हैं, layer 3 switching या IP switching, हम उसी को बोलते हैं, या IP routing भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। So IP routing is a process in which your devices will switch your data based on layer 3 information। राउटर के पास एक पैकेट आया, जब पैकेट आएगा तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो देखो फिजिकल लेयर पे वो रिसीव करेगा। आप इसको उस तरीके से समझो, जब एक राउटर डेटा रिसीव करेगा तो फिजिकल लेयर पे रिसीव करेगा, करेक्ट, ये तो कोई डिनाई नहीं करेगा। तो बिट्स में आएगा वो, फिर वो ऑब्वियसली उसकी फॉर्म तो होगी, या तो वो फाइबर ऑप्टिक आप यूज कर रहे होंगे या कॉपर वायर यूज कर रहे होंगे, उसको फिर वो बिट्स में कन्वर्ट करेगा। मतलब ऑब्वियसली बिट्स ही बोलते हैं ना कि बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है ट्रैफिक, राइट। तो उसके बाद वो लेयर 1 से किस पे जाएगा, लेयर 2 पे। लेयर 2 पे मतलब क्या देखता है, वो फ्रेम्स को देखता है। तो राउटर वो फिजिकल लेयर पे जब डेटा रिसीव हुआ तो वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, मतलब लेयर 2 के लिए, लेयर 2 पे प्रोसेस होगा। लेयर 1 पे रिसीव हुआ, लेयर 2 पे प्रोसेस होगा। तो जब लेयर 2 पे प्रोसेस होगा, मतलब जो डेटा लिंक लेयर होगी, जब डेटा को प्रोसेस करेगी तो उसको क्या दिखाई देना चाहिए वहां पे, फ्रेम, जिसको हम क्या कहेंगे, इथरनेट फ्रेम। अगर आप इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर आप फ्रेम रिले यूज कर रहे हैं तो फिर आप फ्रेम रिले बोलोगे, या एटीएम में सेल्स बोल देते हैं। आज के समय में, आज के टाइम में, जो टाइम है उसमें आपको मैक्सिमम जगहों पे 99.99% केसेस में क्या देखने को मिलने वाला है, इथरनेट फ्रेम्स। इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इन मैक्सिमम केसेस। तो इथरनेट फ्रेम रिसीव होगा, इथरनेट फ्रेम के अंदर वो क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस राउटर के वो इंटरफेस के मैक एड्रेस से मैच हो रहा है जिसपे उसने उस फ्रेम को रिसीव किया, तो एक्सेप्ट करेगा। और अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ही मैच नहीं हुआ तो वो फ्रेम को क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। अब उसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन क्या है कि अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मान के चलो ऑल एफ है, ऑल एफ मतलब ब्रॉडकास्टेड, तो फिर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, और वो इंटरफेस उस मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर है, तो भी एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे ये एक्सेप्शंस भी हैं कि जरूरी नहीं है कि वो इंटरफेस तभी एक्सेप्ट करेगा फ्रेम को अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके अपने मैक एड्रेस से 100% मैच करेगा, जरूरी नहीं है ऐसा। बट इन मोस्ट केसेस ऑब्वियसली जरूरी, ऐसा थोड़े ना हमेशा ब्रॉडकास्टिंग ही करोगे आप। यूनिकास्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फिर तो मैच होगा ना राउटर के अपने रिसीविंग इंटरफेस के मैक एड्रेस से। ध्यान रखना, राउटर जब भी एक इंटरफेस पे डेटा रिसीव करेगा तो सबसे पहले लेयर 2 पे वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को कंपेयर करेगा, मैच नहीं करेगा तो ड्रॉप करेगा। एरर चेकिंग भी होगी लेयर 2 पे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। एरर चेकिंग होगी, उसके बाद वो लेयर 2 पे इथरनेट हेडर को ओपन करके उसमें क्या देखता है, टाइप, टाइप फील्ड देखेगा। उस टाइप से उसको समझ में आता है कि नेक्स्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है। कई बार एआरपी हो सकता है, आईपी हो सकता है, आईपीवी मतलब V4, IPv6 भी हो सकता है। देयर कुड बी सम अदर प्रोटोकॉल्स एज वेल, एमपीएलएस भी हो सकता है। ठीक है। तो लाइक यू कैन हैव एनीथिंग अंडर टाइप फील्ड, बट लेट्स अज्यूम कि वो क्या है, IPv4, राइट। और उसके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, टाइप वैल्यू 0x08 06 करके, मतलब वो देख लेना, मेरे को भी एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पाऊंगा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको, आप देख लेना। IPv4 के लिए एक टाइप वैल्यू होती है, वो अलग होती है।
P6 के लिए अलग होती है, ARP के लिए अलग होती है, MPLS के लिए अलग होती है, और या जो भी और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उसके लिए अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। तो IPv4 के लिए एक डेडिकेटेड वैल्यू है, तो जब वो वैल्यू उसको दिखाई देगी टाइप फील्ड में, उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे को अब पेलोड किसको देना है, IP को देना है। बट उससे पहले डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का मैच होना जरूरी है, और प्लस एरर चेकिंग जो हुई है उसमें भी पास होना। अगर उसको कुछ एरर्स फाउंड होती है तो फ्रेम को वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। समझ आया? तो अब उसको रिसीव हुआ फ्रेम, तो उसने लेयर 2 पे जो चीजें परफॉर्म होती है राउटर वो परफॉर्म करेगा, फिर किसको पेलोड किसको हैंड ओवर करेगा, वो लेयर 3 को। लेयर 3 पे किसको देगा, आईपी को। तो आईपी जब वो पैकेट देखेगा, पेलोड रिसीव करेगा वो आईपी, तो सबसे पहले वो अपने हेडर को ओपन करेगा। राउटर के ऊपर वो हेडर ओपन होगा, आईपी हेडर ओपन होगा। उस आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम राउटिंग की बात करें ओवरऑल, तो राउटिंग लेयर 3 राउटिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम ओवरऑल लेयर 3 राउटिंग की बात करें तो बेसिकली इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग। क्या होती है? डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग। तो मैंने इसे डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग मतलब ये हुआ कि जब पैकेट आता है तो उसके आईपी हेडर को ओपन करेगा और उसके डेस्टिनेशन आईपी को रीड करेगा, सोर्स को नहीं, सिर्फ डेस्टिनेशन को। और उस डेस्टिनेशन आईपी के लिए राउटिंग टेबल को लुकअप करेगा। समझ आया? राउटिंग टेबल को लुकअप करेगा, और अगर राउटिंग टेबल में एंट्री है डेस्टिनेशन आईपी की तो ठीक है, फॉरवर्डिंग होगी, नहीं है तो वहीं पे पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे और भी चीजें आएंगी, जैसे अभी तो मैं राउटिंग टेबल बार बार बोल रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं आपको कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, वो सब भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसका भी एक मेजर रोल आता है यहाँ पे। राइट, पॉइंट ये है कि राउटर जो है राउटिंग टेबल के बेसिस पे डिसीजन लेगा कि डेस्टिनेशन आईपी राउटिंग टेबल में है कि नहीं, और सिर्फ डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग होगी, सोर्स बेस्ड नहीं होती। ठीक है, तो डेस्टिनेशन आईपी को लुकअप करेगा राउटिंग टेबल में। अब सोर्स रीचेबल है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उस राउटर से, सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, डेस्टिनेशन आईपी से। डेस्टिनेशन आईपी मस्ट बी पार्ट ऑफ द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर। अगर है तो वो स्विच करेगा, और स्विच करने से पहले कुछ चेंजेस भी करता है। जैसे मान के चलो डेस्टिनेशन आईपी को रीड किया आईपी ने, लुकअप किया राउटिंग टेबल को, मिल गया प्रीफिक्स, लेट्स से आईपी मिल गया डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल में। तो अब आईपी हेडर में तो ऐसा कोई ज्यादा चेंजेस होते नहीं, एक्सेप्ट फिर जैसे टीटीएल विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। लेयर 3 पे प्रोसेस किया, उसने लुकअप किया राउटिंग टेबल, उसको समझ में आ गया कि दिस इज माय इग्रेस इंटरफेस या नेक्स्ट हॉप एड्रेस, राइट, मिल गया उसको। उसके बाद वो टीटीएल वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा आईपी हेडर की, राइट, जो आईपी हेडर होगी, आईपी हेडर होगा उसके टीटीएल को वो डिक्रीमेंट करेगा बाय 1 प्लस। अब अगर टीटीएल डिक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो हेडर चेकसम होगा वो भी क्या होगा, रिकैलकुलेट। आईपी हेडर के अंदर हेडर चेकसम भी होता है, हेडर चेकसम, तो फिर हेडर चेकसम भी क्या होगा, रिकैलकुलेट, और उसको रिकैलकुलेट करके फील्ड को अपडेट करेगा। तो दो चीजें अपडेट हुई आईपी हेडर के अंदर, सिर्फ दो चीजें, क्या, टीटीएल एंड हेडर चेकसम, सिर्फ ये दो चीजें, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आईपी हेडर के अंदर, राइट। मतलब जो भी फील्ड लोगे आप, जैसे वो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम अनलेस यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे और क्या हो सकता था यहाँ पे, नेट हो सकता था डिवाइस के ऊपर, अगर नेट कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी को भी एज पर द नेट कॉन्फ़िगर्ड नेट पॉलिसी वो अपडेट करेगा, राइट। बट मान के चलते हैं अभी नेट नहीं है, या फिर दूसरा क्या हो सकता था यहाँ पे, नेट के अलावा और क्या हो सकता था राउटर के ऊपर, नहीं, जो ईग्रेस इंटरफेस है, जो ईग्रेस इंटरफेस है उसका एमटीयू लोअर है और आईपी पैकेट की लेंथ ज्यादा है, तो थोड़ा तो मॉडिफिकेशन आएगा ना, फ्रेगमेंटेशन करेगा ना राउटर, और फ्रेगमेंटेशन करेगा तो फिर आप समझ सकते हो। पॉइंट ये है कि अब ठीक है, वो सब सिनेरियो अभी नहीं लेते हैं, अभी ठीक है, जैसे आया वो एज इट इज फॉरवर्ड कर देगा। फिर भी कम से कम दो फील्ड में चेंजेस होंगे आईपी हेडर में, एक टीटीएल और दूसरा हेडर चेक्स, वो रिकैलकुलेट करेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर उसने रिकैलकुलेट नहीं किया तो जो रिसीविंग राउटर होगा वो वापस से कैलकुलेट करेगा चेकसम वैल्यू को, और वो उसको कंपेयर करेगा जो हेडर के साथ लग के आया, वो मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो पैकेट क्या हो जाएगा, जो रेसिपिएंट डिवाइस होगी वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगी। इसलिए जरूरी है कि अगर हेडर में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं आपके, तो हेडर चेकसम क्या होना चाहिए, रिकैलकुलेट होना चाहिए, रिकैलकुलेट होना चाहिए, राइट।
तो जब भी टीटीएल डिक्रीमेंट होगा तो वो डिवाइस क्या करेगा, सेम एट सेम टाइम, मतलब जो राउटर होगा वो एट सेम टाइम आईपी, जो पैकेट आईपी हेडर होगा जो पैकेट का, उसके हेडर सेक्शन को रिकैलकुलेट करेगा। ठीक है, इतना तो हो गया, बट अब वापस लेयर 2 को भी तो देना पड़ेगा, जाएगा तो इथरनेट पोर्ट से ही ना बाहर। ठीक है, उसको समझ में आ गया कि दिस इज माय इग्रेस इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस, उसको पता चल गया, बट अल्टीमेटली जाएगा तो कहां से, फिजिकल लिंक से ही ना, तो वापस से लेयर 2 आएगा, फिर लेयर 1 पे जाएगा। अब अगर लेयर 2 पे आएगा तो इथरनेट हेडर फिर से लगाना पड़ेगा, पहले हटाया था इथरनेट हेडर, पहले डिकैप्सुलेशन हुई थी, पहले क्या हुआ, डिकैप्सुलेशन, अब क्या करना पड़ेगा, एनकैप्सुलेशन। अब इथरनेट हेडर लगाने के लिए क्या चाहिए उसको, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक चाहिए ना। तो इथरनेट हेडर लगाने के लिए उसको क्या चाहिए, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। तो जो सोर्स मैक होगा वो राउटर के अपने ईग्रेस इंटरफेस का मैक एड्रेस हो जाएगा, राउटर के अपने ईग्रेस, मतलब समझ रहे हैं ना, जिस जो आउटगोइंग इंटरफेस होगा, राइट, जिससे पैकेट ट्रांसमिट होना है। और वो कहां से पता चलता है उसको, राउटिंग टेबल लुकअप करके, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को किस इंटरफेस से बाहर जाना है, राइट। तो एक तो वो इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, सोर्स मैक, और डेस्टिनेशन क्या होगा, नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस, किसका होगा, नेक्स्ट हॉप का। अब वो नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस निकालने के लिए या तो ऑलरेडी एआरपी टेबल में होगा या नहीं होगा, नहीं है तो फिर एआरपी प्रोसेस परफॉर्म करेगा राउटर, अगर है तो अच्छी बात है, एआरपी टेबल से उठा लेगा नेक्स्ट हॉप के मैक एड्रेस, बट नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस लगेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, राइट। और आईपी ने दिया, वापस किसको दिया, लेयर 2 को, आईपी से ही आया ना, IPv4 से, तो जो टाइप फील्ड लगेगी वो IPv4 वाली लगेगी, ठीक है। और फिर लेयर 2 से वापस किस में जाएगा, वो लेयर 1 पे, लेयर 1 पे फिर वो बाकी चीजें आ जाती हैं, प्रीएम्बल, इंटर पैकेट कैप्स एंड ऑल, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, राइट। फिजिकल लेयर पे जब जाता है तो इंटर पैकेट कैप्स और वो सब चीजें फॉर्म फॉलो करेगा। ये प्रोसेस होता है ओवरऑल, अगर आप देखोगे राउटर का, पैकेट आया, रिसीव की, मतलब पहले तो लेयर 1 पे रिसीव करेगा डेटा को, राइट, लेयर 2 पे लेकर के जाएगा, फ्रेम में कन्वर्ट करेगा बिट्स को, फ्रेम इथरनेट हेडर को डिकैप्सुलेट करेगा, रीड करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कराएगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो समझ आया आपको ये प्रोसेस, पैकेट पूरा। अब इसमें बहुत सारी चीजें अब गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी लेयर 3 डिवाइस एक राउट को ऐड करता है अपने राउटिंग टेबल में, कोई भी राउटर या फायरवॉल या लोड बैलेंसर लेट्स से, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जो लेयर 3 पे काम कर सकती हो, तो ऑब्वियसली वो राउटिंग टेबल में राउट तो ऐड कर, कैपेबिलिटी तो होगी ना उसकी। अगर हम किसी डिवाइस को ये बोल रहे हैं कि इट कैन वर्क एट लेयर 3, तो इसका मतलब राउटिंग टेबल की तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे लैपटॉप किस लेयर पे काम करता है, आप बताओ। हाँ, क्या, मुझे ऐसे मत बताओ छोटा मोटा, शॉर्ट आंसर नहीं, मुझे पूरा प्रॉपर चाहिए कि लैपटॉप किस लेयर पे काम करता है, सिर्फ 7 पे या ऑल 7 लेयर्स, ऑल 7, तो क्या राउटिंग टेबल बनाएगा ये, नहीं होगा, नहीं होता है कि नहीं होता है, देखा है कभी, तो क्यों वैसे बस आइडिया लगा के बोल रहे हो। प्रियंका, राउटर मतलब लैपटॉप आपका ये किस लेयर का डिवाइस है, सर मेरे हिसाब से ये फिजिकल लेयर पे भी काम करते हैं, क्योंकि ये एक तो हार्डवेयर डिवाइस हो गया, एंड हम लोग जब केबलिंग करके दूसरा कहीं मतलब हॉटस्पॉट चालू करते हैं, तो आई थिंक ये लेयर 2 पे भी काम कर रहा है। और कुछ लेयर 3 4 5 6 7, आईपी राउट तो करता नहीं है, तो मेरे हिसाब से नेटवर्क लेयर पे काम नहीं करेगा। शिखर, सर सारे लेयर्स पे काम करेगा। लेयर 1 और सर लेयर 2 पे आर्क टेबल बन जाती है। लेयर 3 पे जैसे एचसी होस्ट हो गया, एचसी रिजॉल्व फाइल हो गई। लेयर 4 पे टीसीपी यूडीपी काम करता है। उसके ऊपर जैसे वेब देखो ब्राउजर यूज ये, कर सकते हाँ ठीक है, इन शॉर्ट शिखर, थैंक यू, सही आंसर है आपका। वो कॉन्फिडेंट शिखर था आप लोगों में, सिर्फ जवाब देते, आप लोग पार्शियली सही थे, बाकी
ये लेयर 1 से लेकर के लेयर 7 तक काम करता है। और कोई भी जो एंड पॉइंट डिवाइस होगी ना, चाहे वो सर्वर्स है और चाहे आपका लैपटॉप है, ठीक है, या सेल फोन, ये फोन, ये सभी लेयर्स पे काम करता है। क्यों? जब डेटा रिसीव करता है लैपटॉप तो फिजिकल लेयर पे आया, ये भी फ्रेम बनाएगा, इथरनेट फ्रेम, इथरनेट इंटरफेस, इथरनेट फ्रेम बनेगा, फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये भी मैच कराएगा, एरर चेकिंग ये भी करेगा लेयर 2 पे, समझ आया? फिर ये लेयर 3 के पास जाएगा, ये भी डेस्टिनेशन आईपी मैच कराएगा, आईपी हेडर को ओपन करके, आईपी हेडर को ओपन करके ये भी डेस्टिनेशन आईपी मैच कराएगा, मैच होगा तो एक्सेप्ट करेगा आईपी पैकेट को, फिर आईपी पैकेट को ओपन करेगा, उसमें प्रोटोकॉल फील्ड देखेगा, उसमें टीसीपी, यूडीपी वगैरह वगैरह, ओएसपी, पीआईजीआरपी कुछ भी हो सकता है, लेट्स से टीसीपी था तो टीसीपी को देगा डेटा, टीसीपी फिर अपना जो भी डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, पोर्ट नंबर्स वगैरह, कनेक्शन टेबल देखेगा, है ना, सीन आया तो सीनैक देगा, एक्नॉलेजमेंट आया तो जो भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना वो अंदर, तो ठीक है, फ्लैग्स होंगे टीसीपी के, उसके बेसिस पे फिर ये टीसीपी के ऊपर क्या बनता है, एसएसएल कनेक्शन तो बनाता है ना, एसएसएल कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन। आप जब एक सिक्योर वेबसाइट एक्सेस करते हो तो एसएसएल कनेक्शन बनाएगा, पीसी के नहीं बनाएगा। तो लेयर 5 या 6 जो भी बोलना है बोलो आप उसको, उसके ऊपर एसएसएल कनेक्शन के ऊपर जब आप एक वेब पेज एक्सेस करते हो तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होगा। तो एचटीटीपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गेट मैसेज, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट आप भेजोगे, उधर से क्या आएगा, सामने से रिस्पॉन्स आएगा, या आप इधर से पोस्ट भेजोगे उधर से रिस्पॉन्स आएगा, राइट? तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट कराओगे आप, उधर से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा आपके वेब सर्वर से। तो कुल मिला के बात ये है, क्या डीएससीपी काम नहीं करता इस पे? क्या डीएनएस काम नहीं करता? और ये डीएससीपी किस लेयर का प्रोटोकॉल? एप्लीकेशन। डीएनएस किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन। तो लेयर 1 से लेकर के 7 तक हो गया ना, एफटीपी काम नहीं करता क्या इस पे? टीसीपी क्या कनेक्शन नहीं बनता है यहाँ पे, पीसी से टीसीपी कनेक्शन बनाता है ना ये, क्या एसएसएल कनेक्शन नहीं बनाता है? एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट के बीच में तो एसएसएल कनेक्शन भी बनेगा ना, तो दैट्स द थिंग यू शुड बी नोइंग। अब अगर राउटिंग टेबल की बात करें तो यस, ये बिल्ड करता है राउटिंग टेबल भी, ठीक है। अगर आप सीएमडी देखोगे, एक कमांड होती है यहाँ पे, ARP-A से आर्क टेबल देख पाते हो आप, और राउट प्रिंट कमांड से क्या देख पाते हो, राउटिंग टेबल। ये डिफॉल्ट राउट है, उसका नेक्स्ट हॉप है मेरे पास, राइट? समझ रहे हैं आप? तो ये कमांड होती है राउट प्रिंट, राउटिंग टेबल को देखने के लिए। राउट ऐड भी करा सकते हो, डोंट वरी, अगर स्पेसिफिक राउट डालने हो तो मैं ऐड करा सकता हूँ राउट इसमें, ठीक है। इनफैक्ट कराते हैं प्रोडक्शन में सर्वर्स के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक कहीं से लेके जाना है, कुछ कहीं से जाना है, तो डिफॉल्ट गेटवे तो एक ही होगा ना, मल्टीपल डिफॉल्ट गेटवे तो हो नहीं सकते। कुछ ऐसा ट्रैफिक है जिसके लिए डिफॉल्ट गेटवे पे नहीं जाना है, किसी दूसरे राउटर पे जाना है, किसी दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो उसके लिए फिर स्टैटिक राउट हम ऐड करते हैं। तो सीएलआई से, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, क्योंकि सर्वर्स पे मैक्सिमम केसेस में क्या मिलेगा आपको, लिनक्स, तो लिनक्स के अंदर भी क्या बनती है, राउटिंग टेबल। और चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज, वहां पे भी क्या बनती है, हाँ जी, नहीं, यहाँ पीबीआर क्या करेगा, यहाँ पीबीआर नहीं बनता, यहाँ पे स्टैटिक राउट आप ऐड कर सकते हो खाली, बस। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स शायद आप लिनक्स में कर पाओ कि आप ईआईसी, सॉरी, जो ओपन सोर्स प्रोटोकॉल्स हैं लाइक ओएसपीएफ, शायद वो सपोर्ट कर पाए। वो भी देखना पड़ेगा कि लिनक्स का कौन सा वर्जन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट अगर विंडोज की बात करें तो इट सपोर्ट्स ओनली। अब मेरे को सर्वर नहीं आता, आई एम नॉट श्योर, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट पॉइंट ये है, यहाँ पे विंडोज में सिर्फ स्टैटिक राउट्स आप ऐड कर सकते हो। वो देखा भी आपने कि इसने राउट्स को रखा हुआ है, राइट? तो इस तरीके से आप देखोगे। बाकी इफ कॉन्फिग कमांड से, है ना, अच्छा इफ कॉन्फिग नहीं है, आईपी कॉन्फिग चले यहाँ पे, आईपी कॉन्फिग, और यहाँ पे ऑल भी चला सकते हो, राइट?
तो उसमें आईपी एड्रेस के साथ गेटवे डीएनएस सब कुछ दिखा देगा, राइट। तो ये चीजें हैं। तो लेयर 1 से 7 तक काम करेगा, ठीक है। आप जब ब्राउजर से कुछ एक्सेस करते हो तो वो लेयर 7 से स्टार्ट हुआ ना, HTTP से, ठीक है। फिर OTC मतलब SSL कनेक्शन बनेगा, फिर जो भी है, मतलब ऐसा भी आप इसको ऐसे मान के चलो, एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा, फिर वो इनक्रिप्ट होगा SSL से, फिर वो TCP को देगा, TCP के बाद वो IP हेडर लगेगा, और फिर उस तरीके से हो जाएगा। प्रियंका, समझ आया ये? ये सब तो राउटिंग टेबल में जब राउट ऐड होता है तो एक तो उसका नेटवर्क होगा, IP सबनेट, कोड होता है कि किस टाइप का राउट है, वो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्टैटिकली ऐड किया आपने, या फिर किसी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न, कोड होता है, प्लस उसका AD वैल्यू होता है, प्लस उसकी मेट्रिक भी होती है। कनेक्टेड के केस में AD वैल्यू क्या रहेगी? कनेक्टेड के केस में 0, AD वैल्यू क्या रहेगी? 0, और मेट्रिक क्या रहेगी? 0, होती नहीं है कोई मैट्रिक उसमें। स्टैटिक में भी AD वैल्यू क्या रहेगी? 1, मैट्रिक 0, होती नहीं है मैट्रिक। बट हाँ, डायनामिक राउटिंग के थ्रू जो आपको राउट लर्न होता है, जैसे OSPF या CRP, तो AD वैल्यू के साथ साथ क्या दिखाई देगा आपको? मैट्रिक। AD वैल्यू का भी यूज होता है किसमें? बेस्ट पास सिलेक्शन में। मैट्रिक का भी किस लिए यूज होता है? बेस्ट पास सिलेक्शन। मतलब बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे? AD प्लस मैट्रिक दोनों। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी राउटिंग टेबल में रहेगा, जरूरी नहीं है, बट कई बार आप स्टैटिक राउट डालोगे बिना नेक्स्ट ऑफ एड्रेस डिफाइन किए, सिर्फ एग्जिट इंटरफेस डाल के। ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे आपको नेक्स्ट ऑफ एड्रेस हमेशा डिफाइन करना चाहिए, बट मतलब technically it is possible not to have a next hop address. So instead of next hop address you can simply have a exit interface. बस सिर्फ exit interface हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, सिर्फ नेक्स्ट हॉप होगा, exit interface नहीं होगा। वैसा भी नहीं होना चाहिए। आइडियली आपको नेक्स्ट हॉप प्लस exit interface दोनों दिखना चाहिए राउटिंग टेबल में। और अगर ऐसा नहीं दिखता है आपको, तो फिर वहां पे रिकर्सिव लुकअप होगा। क्या होगा? रिकर्सिव लुकअप, मतलब वो 2 बार लुकअप करना पड़ता है। पहले नेक्स्ट हॉप को लुकअप करेगा, फिर नेक्स्ट हॉप के साथ अगर उसको एग्जिट इंटरफेस नहीं मिला, फिर दोबारा लुकअप करेगा उस नेक्स्ट हॉप को रीच करने के लिए, तब जाकर के उसको क्या मिलेगा? एग्जिट इंटरफेस। बट तब तक लुकअप होता रहेगा जब तक उसको क्या नहीं मिल जाता? एग्जिट इंटरफेस। वो मिलना जरूरी है। तो ये कंटेंट है राउटिंग टेबल का, राइट। ऐसे दिखती है राउटिंग टेबल कुछ। ये कोड है, C का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो आप देख सकते हो। और ये DEX, ये AD वैल्यू, मैट्रिक, नेक्स्ट हॉप, एग्जिट इंटरफेस, देखो दोनों है ना, राइट। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसमें तो एग्जिट इंटरफेस ही होगा ना, नेक्स्ट हॉप तो हो ही नहीं सकता डायरेक्टली कनेक्टेड में, उसमें क्या ही नेक्स्ट हॉप रहेगा। बट हाँ, स्टैटिकली अगर आपने ऐड किया तो उसमें नेक्स्ट हॉप आप डाल सकते हो लाइक दिस। बट इसमें क्या नहीं डाला? एग्जिट इंटरफेस। जबकि हाँ, जो रिकमेंडेड है, जो रिकमेंडेड सोल्यूशन होता है, उसमें आपको स्टैटिक राउटिंग के केस में जब आप स्टैटिक राउट ऐड करते हो तो उसमें आपको एग्जिट इंटरफेस, नेक्स्ट हॉप एड्रेस दोनों को रखना चाहिए। अच्छा, ये जो है आइडियली, ये जो स्टार आता है कई बार बन के, ये डिफॉल्ट राउट के केस में, मैक्सिमम केस में आप देखोगे ना, ये एस्टरिस्क जो लग करके आता है, कैंडिडेट डिफॉल्ट है ना, तो डिफॉल्ट राउट को इंडिकेट करता है। ठीक है सर। प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वैसे ही है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ है। तो यही एक्सप्लेन किया मैंने आपको। PC1 से जब आप सर्वर 1 को रीच करोगे तो सोर्स IP क्या रहेगा? 1.2, डेस्टिनेशन क्या रहेगा? 3.2, राइट। 3.2 ही है ना IP एड्रेस उसका, सामने सर्वर का। और सोर्स मैक एड्रेस इसका अपना मैक एड्रेस रख के जाएगा, जबकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इथरनेट फ्रेम के अंदर किसका रहेगा? गेटवे का मैक एड्रेस R1 का रहेगा। ठीक है। फ्रेम स्विच के ऊपर आएगा, स्विच उसको फ्लड भी कर सकता है और यूनिकास्ट भी कर सकता है। अब स्विच कैसे डिसीजन लेता है वो ऑलरेडी आपको स्विचिंग में आता होगा, क्योंकि स्विच हमेशा मैक एड्रेस टेबल के बेसिस पे डिसीजन लेगा। इफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज पार्ट ऑफ द मैक एड्रेस टेबल तो यूनिकास्टिंग होगी, एंड इफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट अवेलेबल इन द मैक एड्रेस टेबल तो स्विच सिंपली क्या करेगा? फ्लडिंग करेगा, राइट। अल्टीमेटली फ्रेम आ जाएगा राउटर 1 पे। जब ये रिसीव करेगा, राइट,
तो सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कराएगा, नहीं होगा तो डिस्कार्ड करेगा, होगा तो एक्सेप्ट करेगा, फिर हटाएगा इथरनेट फ्रेम को, डिकैप्सुलेट करेगा इथरनेट, आईपी हेडर को ओपन करेगा, उसमें डेस्टिनेशन आईपी को रीड करेगा और लुकअप करेगा राउटिंग टेबल। वहां से क्या निकल जाएगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस, एग्जिट इंटरफेस, मेनली क्या है एग्जिट इंटरफेस। अब फॉरवर्ड करने से पहले पैकेट को आईपी हेडर के अंदर कुछ क्या होंगे चेंजेस, जैसे टीटीएल में डिक्रीमेंट होगा प्लस हेडर चेकसम रिकैलकुलेट होगा। अब जैसे एग्जिट इंटरफेस क्या सीरियल इंटरफेस, और सीरियल इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन चलती है एचडीएलसी, या फिर आप क्या इनेबल करा सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल पी, तो एचडीएलसी चलता है बाय डिफॉल्ट, तो एचडीएलसी रहता है ना सीरियल इंटरफेसेस पे। तो लेयर 2 पे इनकैप्सुलेशन इथरनेट की नहीं होगी, फिर किसकी होगी, एचडीएलसी की, क्योंकि लेयर 2 प्रोटोकॉल क्या हो गया आपका एचडीएलसी। और अगर आप ट्रिपल पी चला रहे होंगे तो कौन इनकैप्सुलेट करेगा लेयर 2 पे, ट्रिपल पी। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में जो इनकैप्सुलेशन थी लेयर 2 वो क्या थी, इथरनेट, जबकि इन दोनों राउटर्स के बीच में जो ये जो सेगमेंट है यहाँ पे लेयर 2 इनकैप्सुलेशन कौन परफॉर्म करेगा, इधर एचडीएलसी और ट्रिपल पी। हो सकता है ये फ्रेम रिले था तो फ्रेम रिले होगा, फिर मतलब सीरियल इंटरफेस है। तो अगर एचडीएलसी है तो एचडीएलसी हेडर लगेगा और सामने चला जाएगा, रिसीव करेगा, एचडीएलसी को रिमूव करेगा और फिर से आईपी को रीड करेगा, लुकअप करेगा। इस बार एग्जिट इंटरफेस क्या इथरनेट, तो फिर लेयर 2 पे इथरनेट हेडर लगेगा ना, समझ आया, लेयर 2 पे इथरनेट हेडर लगेगा, क्यों, क्योंकि एग्जिट इंटरफेस क्या है आपका इथरनेट इंटरफेस, तो इथरनेट इनकैप्सुलेशन होगी 100% होगी। तो सोर्स मैक एड्रेस R2 का अपने इग्रेस इंटरफेस का मैक एड्रेस हो जाएगा और डेस्टिनेशन सर्वर 1 का मैक एड्रेस। अब या तो इस राउटर 2 के एआरपी टेबल में ऑलरेडी होगा वो मैक एड्रेस, सर्वर का मैक एड्रेस, और अगर नहीं है तो फिर क्या सेंड करेगा यहाँ पे R2 रिक्वेस्ट। आया समझ में कि नहीं आया। जब आप पिंग करते हो तो पिंग के केस में क्या यूज होता है, आईसीएमपी भी पता होना चाहिए, टेलनेट होता है, एसएसएच होता है, ये सभी क्या है आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, राइट। या फिर अगर आप बात करोगे एसएनएमपी, एसएमटीपी, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, या आपका एफटीपी हो गया, टीएफटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, डीएससीपी हो गया, सबके सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। बट अगर आईसीएमपी की बात करें तो ये किस लेयर पे कंसीडर होता है सर, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। और उसके पीछे रीजन ये है कि आईसीएमपी टीसीपी या यूडीपी लेयर 4 प्रोटोकॉल्स को यूज नहीं करता, ये डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है, आईपी से। आईसीएमपी डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आईपी से, मतलब आईसीएमपी जो पेलोड होगा ना उसको डायरेक्टली इनकैप्सुलेट कौन करेगा, आईपी, बीच में टीसीपी या यूडीपी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जैसे कोई मशीन आईसीएमपी को रिक्वेस्ट जनरेट करती है तो उसको इनकैप्सुलेट करेगा डायरेक्टली आईपी। यही रीजन है कि आईसीएमपी का क्या होता है अपना एक आईपी प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर नहीं होता आईसीएमपी के पास। तो जिन भी प्रोटोकॉल्स के डायरेक्टली क्या होते हैं प्रोटोकॉल नंबर्स, वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करेंगे, जो हेडर होता है ना बेसिकली उसमें ये सारी चीजें होती है। अगर आप आईसीएमपी पैकेट का हेडर निकालोगे, आईसीएमपी हेडर निकालोगे, ठीक है, सी को रिक्वेस्ट होता है, ई को रिप्लाई होता है, तो हेडर तो सेम ही रहेगा ना, बस उसमें टाइप और कोड चेंज होते रहते हैं, राइट। आईसीएमपी पैकेट के अंदर आईसीएमपी हेडर तो सेम ही रहने वाला है, भले ही वो इको रिक्वेस्ट है या इको रिप्लाई है। इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई मोस्ट कॉमन मैसेजेस हैं, आईसीएमपी में और भी मैसेजेस होते हैं, खाली इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई नहीं होता। रिक्वेस्ट वो होता है जब आप पिंग सेंड करते हो ना, पिंग कमांड जाती है तो रिक्वेस्ट लेकर के जाती है। रिप्लाई जो होता है उसको आईसीएमपी रिप्लाई मैसेज बोलते हैं। बाकी और भी होता है, जैसे रिक्वेस्ट टाइम आउट भी आता है कई बार आईसीएमपी में, या होस्ट इज अनरीचेबल, तो ये सब मैसेज टाइप्स हैं किसके, आईसीएमपी के। तो ध्यान रखना जब आप पिंग कमांड देते हो तो बैकएंड में क्या काम कर रहा होता है, आईसीएमपी। आईसीएमपी का अपना हेडर भी होता है जिसमें टाइप है, कोड है, चेकसम है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो इको रिप्लाई होगा ना, इको रिप्लाई में हमेशा आपका जो टाइप फील्ड रहेगी वो 0 रहेगा, उसमें टाइप में हमेशा क्या रहेगा, इको रिप्लाई के अंदर 0। बट अगर ये रिक्वेस्ट होगा तो टाइप फील्ड क्या रहेगी, 8। अगर टाइप में वैल्यू क्या है 8 तो समझ सकते हो आप कि क्या है ये इको रिक्वेस्ट, और अगर टाइप वैल्यू क्या है 0 तो उसमें क्या रहेगा, इको रिप्लाई। आप देखोगे कई बार फायरवॉल पे हम जब पिंग को अलाउ करते हैं ना, तो पर्टिकुलरली ये टाइप 0 एंड टाइप 8 अलाउ करते हैं, जिससे कि सिर्फ इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई ही अलाउड हो, अनरीचेबल या फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट वो अलाउड ना हो।
आईसीएमपी अपना जब पेलोड जनरेट करेगा तो ठीक है, उसमें तो आईसीएमपी हेडर आ गया, बट अब आईसीएमपी किसको देगा? आईपी को, क्योंकि आईसीएमपी क्या यूज करता है? प्रोटोकॉल नंबर। कोई भी प्रोटोकॉल, अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर डायरेक्टली प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, प्रोटोकॉल नंबर, तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा इधर IPv4 या फिर IPv6 के साथ। अभी IPv4 की बात करें तो ऑब्वियसली आईसीएमपी को इनकैप्सुलेट कौन करेगा? IPv4, तो आईपी हेडर लगेगा उसके ऊपर। तो आईपी हेडर का जो साइज होता है मिनिमम कितना होता है? वो 20 बाइट्स, और अप टू कहां तक जा सकता है? 60 बाइट्स, डिपेंड करता है। जैसे आईसीएमपी की अगर बात करोगे, एक मिनिमम पैकेट लेंथ भी होती है ना आपकी, मिनिमम पैकेट साइज होता है कि इससे छोटा पैकेट हम सेंड ही नहीं कर सकते। तो अगर उसमें लगता है आईपी को कि हाँ पैकेट लेंथ क्या है लो, तो फिर आईपी हेडर का साइज बढ़ा के वो मिनिमम जो पैकेट लेंथ है उसको अचीव कर लेता है, फुलफिल कर लेता है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज द ओनली प्रोटोकॉल यूज्ड एट नेटवर्क लेयर इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल suite to encapsulate the data nowadays. IP has got 2 versions, वो आपको पता है, और आईसीएमपी को आईपी इनकैप्सुलेट करेगा। एक तो उसमें वर्जन फील्ड होती है आईपी हेडर के अंदर, टोटल लेंथ भी होती है, टीटीएल वैल्यू भी लग करके जाती है, और आईपी प्रोटोकॉल नंबर भी लग करके जाता है। तो आईसीएमपी के लिए क्या लगाएगा प्रोटोकॉल नंबर आईपी हेडर में? 1 ही होता है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते। आईपी हेडर में ये सारा कंटेंट होता है। देखो, अगर आप मेनली देखोगे तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, टीटीएल, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, है ना, और साथ में आपका टॉस है, वर्जन है ना, तो ये मेन चीजें। बाकी आपका इसमें फिक्स्ड तो 20 बाइट्स है, बट उसके बाद मैंने बताया कि कई बार आपको हेडर साइज बढ़ाना पड़ता है, तो फिर उस केस के लिए आईपी क्या है? ऑप्शंस फील्ड है। ठीक है, तो मिनिमम जो हेडर साइज रहेगा, आईपी हेडर का साइज, वो क्या रहेगा? 20 बाइट्स। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 बाइट्स। इस तरीके से आईसीएमपी को इनकैप्सुलेट करेगा आईपी। आईसीएमपी के ऊपर क्या लग जाएगा? आईपी हेडर। और आईपी के ऊपर क्या लगेगा? इथरनेट हेडर, राइट। तो मतलब अभी ये आईपी पैकेट है, इस आईपी पैकेट को इनकैप्सुलेट करेगा। मैं सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सेंटर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आप, तो इस आईपी पैकेट को इनकैप्सुलेट कौन करेगा? इथरनेट। तो फिर उसको क्या बोलोगे आप? इथरनेट फ्रेम। उसको प्लेस करोगे कहां पे? फिजिकल मीडिया, तो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर IPv6 हेडर भी लग सकता है अगर आप क्या यूज कर रहे हैं? IPv6। तो IPv6 में ऑब्वियसली आपका क्या है? यहाँ पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, है ना, मेजर तो वही हो गया। बाकी उसके अलावा वर्जन है, ट्रैफिक क्लास है, फ्लो लेवल है, पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है। नेक्स्ट हेडर का मतलब यहाँ पे प्रोटोकॉल फील्ड हो गया, टॉप लिमिट मतलब TTL हो गया। तो ये IPv6 हेडर भी हो सकता है यहाँ। बाकी इथरनेट फ्रेम बताया आपको कि आईपी पैकेट को इनकैप्सुलेट कौन करेगा? इथरनेट। तो आईपी पैकेट उसको पेलोड बोला है यहाँ पे फ्रेम के अंदर। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और साथ में क्या? ईथर टाइप, ये मैंडेटरी है। बाकी हाँ, .1q टैग लग सकता है अगर कहां से जा रहा है फ्रेम? ट्रंक पोर्ट से, तो .1q टैग लगेगा। अगर फ्रेम आपका एक्सेस पोर्ट से जा रहा है तो .1q टैग नहीं लगेगा। तो ये जो .1q टैग है ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि तभी लगेगा अगर आपका फ्रेम कहां से जा रहा है? ट्रंक पोर्ट से। और ये जो FCS है ना, फ्रेम चेक सीक्वेंस, ये किसके लिए यूज होता है? एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो मिनिमम जो आपका आईसीएम जो पेलोड है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पे 46 बाइट्स मिनिमम ये होना चाहिए आईपी पैकेट लेंथ। तो IPv4 के लिए जो ईथर टाइप फील्ड है 0800 है, ARP के लिए 0806, IPv6 के लिए 086DD, MPLS के लिए डिफरेंट रहेगा, मल्टीकास्ट के लिए मल्टीकास्ट तो क्या नहीं होगा, MPLS रहेगा, तो MPLS के लिए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ARP प्रोसेस। एक क्वेश्चन है शिखर बोलो, सर। जब भी आईसीएमपी थोड़ा इको सा माइक के रिक्वेस्ट पास। इज इट ओके ना? हाँ, नाउ इट्स ओके। जब भी आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट जाती है, तो सर इसके अंदर हमेशा कुछ डेटा भेजना पड़ेगा या डमी एम्प्टी डेटा होता है, भेजना नहीं पड़ता आपको, आईसीपी खुद से ऐड कर देता है डमी डेटा। तो इज देयर अ वे कि वो बिना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो डमी नहीं, डेटा? नहीं, बिना डेटा के आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट कभी ट्रांसमिट, इको रिक्वेस्ट छोड़ो, इको रिप्लाई तक नहीं आएगा बिना डेटा के। ओके। हाँ, वो जरूर चेंज कर सकते हो कि उस डेटा की लेंथ क्या रखनी है आपने।
साइज आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है शिखर, ओके, समझ हेलो। गया। यस सर, यस सर। हम्म? जब आप पिंग करते हो तो आपको साइज का ऑप्शन देता है वो। आईसीएमपी भी एक प्रोटोकॉल है, जैसे आईसीएमपी प्रोटोकॉल है वैसे एक क्या है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, वो भी लेयर 3 प्रोटोकॉल है। वो क्या यूज करता है, प्रोटोकॉल नंबर 2, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, तो मल्टीकास्ट राउटिंग में उसका यूज होता है। आईसीएमपी का जो यूज होगा वो किस में होगा, तो अभी मल्टीकास्ट तो छोड़ो, पहले यूनिकास्ट राउटिंग सीख लो। ठीक है, तो यूनिकास्ट राउटिंग यही है जो हम कर रहे हैं यूनिकास्ट सबनेट्स के लिए, क्लास ए बी एंड सी के लिए जो राउटिंग कर रहे हैं ना, यही क्या है, यूनिकास्ट राउटिंग। अगर आप क्लास डी के लिए स्टार्ट करोगे ना राउटिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीकास्ट राउटिंग, क्योंकि वो क्या है आपके मल्टीकास्ट आईपी सबनेट्स। क्लास डी जो रिजर्व्ड है वो किसके लिए, मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए। तो जब आप मल्टीकास्ट राउटिंग इनेबल कराओगे तब आपको समझ में आएगा कि आईसीएमपी क्या कर रहा है। तो अगर आपका होगा यहाँ पे, जो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मल्टीकास्ट राउटिंग है, पीएलएस तो है बट मल्टीकास्ट राउटिंग नहीं है। ठीक है, बट अगर छोटा मोटा डिस्कस करना रहा तो वो टाइम पे बताओ, बट यस आईसीएमपी इज ऑल पार्ट ऑफ मल्टीकास्ट राउटिंग। मिनिमम 46 बाइट का होना चाहिए, आईपी पैकेट लेंथ मैक्सिमम कितना? 1500 एमटीयू। बाकी अगर जंबो फ्रेम्स यूज कर रहे हैं तो फिर वो बढ़ सकता है यहाँ पे, जो कि हम डेटा सेंटर्स में बढ़ा के रखते भी हैं। आर प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मुझे। वैसे अब अगर आपको पूछना है प्रियंका, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड द एआरपी प्रोसेस तो आप मुझसे पूछ सकते Right now I have no questions, sir. Let me, मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि और थोड़ा अंदर तक, फिर उसके हो। बाद अगर एआरपी कुछ डाउट प्रोसेस आएगा। आपको आना चाहिए, और खाली एआरपी नहीं आना चाहिए आपको, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्या, प्रॉक्सी आपका, वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट आता है जीएआरपी, ग्रेशियस आर्क, वो भी आपको आना चाहिए। तो खाली एआरपी नहीं करना है, ग्रेशियस आर्क का भी आपको आइडिया होना चाहिए, और साथ में प्रॉक्सी आर्क का भी आइडिया होना चाहिए कि ग्रेशियस आर्क क्या होती है, प्रॉक्सी आर्क क्या होती है, और नॉर्मल आर्क क्या होती है, बता दूं? तो ये तीन चीजें होती हैं इसमें, एआरपी होता है, प्रॉक्सी आर्क होता है, और ग्रेशियस आर्क होता है। और ये जो एआरपी प्रोटोकॉल है ये सिर्फ IPv4 के लिए, ध्यान रखो। जो एआरपी प्रोटोकॉल है वो IPv6 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहां इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीपी, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, वो काम कर रहा होता है। एआरपी की जरूरत IPv6 में नहीं होती। वैसा नहीं कि वहां पे मैक एड्रेस रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, IPv6 टू मैक एड्रेस निकालने की जरूरत नहीं, वो अभी भी जरूरत है, बट वहां पे जो प्रोटोकॉल है दैट इज ए डिफरेंट प्रोटोकॉल। जैसे V4 में एआरपी यूज होता है, वहां पे एनडीपी यूज होता है, नेबर डिस्कवरी। ये हमेशा ध्यान रखना कि ARP इज एप्लीकेबल ओनली फॉर IPv4। ARP प्रोसेस में ARP रिक्वेस्ट कब जनरेट होती है, जब आपके पास डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस ARP टेबल में नहीं होता। सो सबसे पहले जब आप एक किसी डेस्टिनेशन आईपी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करोगे या डेटा ट्रांसमिट करना है, तो आप देखते हो कि उस डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस ARP टेबल में है या नहीं, मतलब नेक्स्ट हॉप का होना चाहिए बेसिकली। तो जो भी नेक्स्ट हॉप होगा उस डेस्टिनेशन आईपी के लिए, और अगर नेक्स्ट हॉप डायरेक्टली डेस्टिनेशन ही है तो भी देखेगा कि ERP टेबल में एंट्री है या नहीं है। नहीं है तो ARP रिक्वेस्ट जनरेट होगी, 100% जनरेट होगी। और ARP रिक्वेस्ट में क्या लेकर के जाता है वो सामने देखो, सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, टारगेट मैक एड्रेस एंड टारगेट आईपी एड्रेस। ये ARP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का क्या है, ये चाहे आप रिक्वेस्ट जाए या रिस्पॉन्स आए, ये ARP का पैकेट स्ट्रक्चर है।
पैकेट स्ट्रक्चर है ARP प्रोटोकॉल, मतलब ARP का। तो इसमें आप देख सकते हो हार्डवेयर टाइप, ये प्रोटोकॉल टाइप है, हार्डवेयर एड्रेस है सोर्स वाला, राइट, प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो आपके पास क्या नहीं होता है, आप रिक्वेस्ट कब जनरेट करते हो, जब आपके पास टारगेट मैक एड्रेस नहीं हो। तो जब आप रिक्वेस्ट जाएगी तो टारगेट मैक एड्रेस में क्या लग करके जाएगा, 0000। लेकिन ARP को इनकैप्सुलेट कौन करता है फिर, इथरनेट हेडर। उस केस में सोर्स मैक क्या रहेगा, सेंडर का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा, OLF। ARP रिक्वेस्ट के ऊपर जो इथरनेट हेडर लगेगा उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमेशा OLF रहेगा। लेकिन जब ARP रिप्लाई आता है उसको भी इथरनेट एनकैप्सुलेट करेगा, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या नहीं होगा, OLF नहीं होगा, वो वही होगा जहां से उसको रिक्वेस्ट मिली थी। समझ आया कि नहीं है? आज के लिए तो इतना रखो, कल मैं आपको ये ARP प्रोसेस प्रॉपर प्रैक्टिकल्स के साथ करके दिखाऊंगा। ठीक है, पैकेट कैप्चर करेंगे, पैकेट फ्लो के लिए, फ्लो को समझने के लिए आप लोगों का होमवर्क है जो आप करके आओगे। आप IP हेडर पढ़ के आओगे, इथरनेट हेडर पढ़ के आओगे, TCP हेडर, मतलब जो हेडर फॉर्मेट है ना वो पढ़ के आना कि किस फील्ड का क्या यूज केस है। फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगा, बट ये आप थोड़ा सा होमवर्क करके आओगे, तभी आपको वो कल वाली चीजें एकदम 100% क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं। वो स्विचिंग वाली लैब ही ले लेता हूँ ना, जो आपको स्विचिंग में कराई थी, सेम लैब यही थी ना। बाकी की जरूरत नहीं है, इतने में ही काफी है ना, ये हमें वही करके देखना है। पैकेट फ्लो समझना है थोड़ा, तो उसको समझने के लिए इतना सफिशिएंट है स्विच और ये सब। तो एक तो होता है क्या है, देखो आप लोगों को थोड़ा आइडियाज होना चाहिए, आइडियाज होने ही चाहिए, मतलब ठीक है। जैसे काम करता हूँ मैं, ये हेडफोन यूज ही कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन आता है ना ऑनलाइन तो समझ नहीं आता। होल्ड करो पास में। तो इस टोपोलॉजी को ही यूज करके ये बेसिक चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। चाहे वो टेलनेट कनेक्शन को लेकर के है, SSH को लेकर के है, या फिर पिंग पोंग करने को लेकर के है। डेटा तो डेटा ही होगा ना। तो ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो मशीन है, राइट, विजिबल है आपको स्क्रीन। जब आप किसी मशीन को IP देते हो, जैसे यही एक मशीन है, राइट, इस मशीन को जब आप IP एड्रेस दोगे या किसी भी डिवाइस को IP एड्रेस दोगे, चाहे वो आपका लैपटॉप है, वो डेस्कटॉप है, या एक राउटर है, या फिर स्विच है, कोई भी एक डिवाइस हो सकती है, राइट। तो जब आप किसी भी डिवाइस को IP एड्रेस लोकेट कराओगे, चाहे DHCP से कराओ या स्टैटिक IP दो, दोनों केस में डिवाइस हमेशा आइडेंटिफाई करेगा कि उसका जो IP एड्रेस है वो यूनिक IP है या नहीं है, उस IP को फाइनली यूज करने से पहले। IP को यूज करने से पहले हर एक डिवाइस क्या वैलिडेट करेगा, वेदर इट हैज ए यूनिक IP एड्रेस। जितने भी इथरनेट इंटरफेसेस की आप बात करो, अब इथरनेट इंटरफेस लैपटॉप में भी होता है, डेस्कटॉप में भी होता है, राउटर पे भी होता है, स्विच पे भी होता है, फायरवॉल पे भी होता है, बट स्विच पे लेयर 3 इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। पता चले कि आप ARP रिक्वेस्ट लेयर 2 इंटरफेस के लिए जनरेट करा रहे हैं, या IP एड्रेस लेयर 2 इंटरफेस पे लोकेट करा रहे हैं, वो पॉसिबल लेयर 2 इंटरफेस पे आप IP नहीं दे सकते। तो जो जिन इंटरफेसेस पे आप IP एलोकेट नहीं कर सकते, उसके लिए ये रूल जो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा वो अप्लाई नहीं होता है। तो जब आप किसी इंटरफेस पे IP एड्रेस एलोकेट करोगे, तो वो केस में क्या होगा कि जब आप किसी इंटरफेस को IP एड्रेस एलोकेट करोगे, तो वो हमेशा वैलिडेट करेगा कि वेदर इट हैज ए यूनिक IP एड्रेस, और उसके लिए ग्रेशियस आर्प होती है। क्या होती है? ग्रेशियस आर्प। अब उस ग्रेशियस आर्प और आर्प में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये होता है कि जो आर्प ग्रेशियस आर्प होती है ना, वो अपने IP एड्रेस के लिए सेंड करता है। वो ग्रेशियस आर्प में जो आर्प रिक्वेस्ट होती है, वो अपने ही IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कैप्चर लगा देता हूँ gig1/2 के ऊपर, है ना।
तो 1/2 ये रहा इंटरफेस। तो यहाँ कैप्चर लगा देते हैं। अब ट्रैफिक तो काफी ज्यादा जा रहा है इसका, तो मैं क्या करता हूँ, इस मशीन पे जा करके कुछ चेंजेस करता हूँ। इसको ना इंटरनेट एक्सेस मिल गया है बेसिकली, तो अभी ये विंडोज के अपडेट्स वगैरह वो सब ट्राई कर रहा होगा। तो मैं इस पे इंटरनेट बंद कर देता हूँ फिलहाल। और वो कैसे कर सकते हैं हम? इसका जो डीएनएस है वो हटा देंगे हम, सिंपल। राइट। और आईपी एड्रेस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है ना 10.1.1.10 दिया मैंने, और डीएनएस दिया नहीं है, तो यहीं से आ जाएगा, कोई बात नहीं। बस हो गया खत्म इसका ये। ठीक है, अब इंटरनेट एक्सेस नहीं रहेगा, बट यहाँ पे आप कुछ चीजें देखोगे। ठीक है, जैसे कि ये जब आईपी एलोकेट किया मैंने, हम्म, क्या दिया था मैंने इसको 10.1.10, राइट। ये रहा ग्रेशियस आर्प, दिखी आपको है ना, ये ऊपर ये वाला पैकेट, करेक्ट, 10.1.10। तो अगर आप इसको देखोगे, ये ब्रॉडकास्ट किया इसने ग्रेशियस आर्प को, तो है तो ये आर्प ही ना। अच्छा, आर्प में आईपी हेडर लगता नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, लेयर 2 प्रोटोकॉल, लेयर 3 नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे खाली, एग्जैक्टली लेयर 2 प्रोटोकॉल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या है, सोर्स मैक एड्रेस, सेंडर मैक मतलब, एक क्या है सेंडर आईपी एड्रेस। और अगर सेंडर आईपी की बात करोगे, तो इसने ये 30 क्यों लिया, आर्प रिक्वेस्ट इसके लिए क्यों भेजी है इसने? ये है ग्रेशियस आर्प, ये वाला एक्चुअल आर्प है। तो इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए भेजा आर्प रिक्वेस्ट इसने, अपने आईपी एड्रेस के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, टारगेट आईपी इसका अपना ही आईपी है ना, सोर्स भी अपना है और टारगेट भी, मतलब सेंडर भी अपना है और टारगेट आईपी एआरपी पैकेट के अंदर, तो अपने आईपी के लिए रिक्वेस्ट जनरेट किया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया और इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है ग्रेशियस आर्प का, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि अगर इसका रिप्लाई आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि somebody else is using सेम आईपी एड्रेस, क्योंकि इस आर्प रिक्वेस्ट का रिप्लाई सिर्फ वो डिवाइस दे सकता है जिसका आईपी एड्रेस इसके टारगेट आईपी से मैच करेगा। समझ आया? तो अगर रिप्लाई आया तो इट विल इंडिकेट कि बॉस ये आईपी कहीं पे यूज में है। तो इसका जो ये है ग्रेशियस आर्प आपका, तो चाहे वो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, राउटर है, फायरवॉल है, लोड बैलेंसर, आप जब किसी इथरनेट इंटरफेस को आईपी दोगे तो वो ये आर्प जनरेट करेगा, मतलब जिसको ग्रेशियस आर्प आप बोलोगे वो जनरेट करेगा। मेक सेंस? करेक्ट? हम्म, राइट। समझ आया ये आप लोगों को? तो ठीक है, ये ग्रेशियस आर्प का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यूज किया है इसका, हमेशा होगा। अब चाहे डीएससीपी से आईपी दिलाओ या स्टैटिक आईपी दो, वो छोड़ो, अगर इंटरफेस को शट करके वापस से नो शट करोगे तो भी जाएगा ये, क्योंकि उसके लिए तो पहली बार लोकेट हो रहा है ना आईपी एड्रेस इंटरफेस के ऊपर। तो जब आप इंटरफेस को शट करके अनशट करोगे या
केबल को अनप्लग करके वापस से प्लग करोगे, ये प्रोसेस होगा। IPv6 में इसको डैड प्रोसेस बोल देते हैं, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। उसमें डैड प्रोसेस होता है, वहां पे आर्प तो होता नहीं है, तो उसमें होता है डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। अब वो डैड में क्या होता है वो तब का वो आगे देखेंगे हम, जब IPv6 कराऊंगा ना तब बताऊंगा आपको। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि ग्रेशियस आर्प तो ठीक है, बट नॉर्मल आर्प भी जाता है। नॉर्मल, हाँ, आर्प भी जाएगा। कैसे वो देखो अब आप। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है वापस से कैप्चर लगाऊंगा, gig 1/2 के ऊपर लगा देता हूँ वापस से। और ये जो मशीन है ना, यहां से मैं पिंग कराऊंगा। ठीक है, पिंग 10.1.1 को करा लेता हूँ या 2 को करा लेता हूँ, तो आप देखोगे कि आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा who has 10.1.1, है ना, जनरेट हुई, लेकिन रिप्लाई कहीं से नहीं आया। है ही नहीं आईपी एड्रेस, तो रिप्लाई तो आएगा नहीं। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था आर्प रिक्वेस्ट को देखने का। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ अब, तो आप देखोगे इसने पूछा कि who has 10.1.1.1, तो आप देख सकते हो ये सेंडर मैक इसका अपना मैक एड्रेस है इस मशीन का, सेंडर आईपी इसका अपना आईपी एड्रेस है, और टारगेट आईपी वो है जिसको आपने पिंग किया था। और आप रिक्वेस्ट इसने इसलिए जनरेट किया क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ARP-A, तो आपको समझ में आएगा कि 10.1.2 का मैक एड्रेस इसमें है नहीं आर्प टेबल में, तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ही ना। अगर ARP टेबल में ऑलरेडी एंट्री होती 10.1.2 का मैक एड्रेस ही है, तो डायरेक्टली फिर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देता है। बट यहाँ पे तो जो फर्स्ट प्रोसेस है या जो फर्स्ट स्टेप है वहीं पे फेल हो गया, आर्प रिप्लाई आया ही नहीं, आना भी नहीं था क्योंकि वो आईपी एड्रेस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। बट समझ आया आपको कि जब लोकल आर्प टेबल में एंट्री नहीं है तो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन आईपी के लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर डेस्टिनेशन आईपी सेम सबनेट में नहीं है तो फिर हमेशा किसको जाती है आर्प रिक्वेस्ट? गेटवे को। और अगर गेटवे का ऑलरेडी एंट्री है आर्प टेबल में तो नहीं जाएगी। अगर गेटवे की एंट्री ARP टेबल में ऑलरेडी है तो फिर दोबारा आर्प रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस जो आर्प रिक्वेस्ट होती है हमेशा क्या होगी? ब्रॉडकास्ट। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथरनेट हेडर को, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है वो तो इथरनेट हेडर डिसाइड करेगा ना। तो हेडर, जो इथरनेट हेडर है उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखो क्या है। तो OLF क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ब्रॉडकास्ट। तो इसका मतलब आर्प रिक्वेस्ट हमेशा क्या होगी? ब्रॉडकास्ट होगी। ठीक है, और टाइप देखोगे ना, इथर टाइप तो 0x0806 हो गया ना, तो ये इंडिकेट क्या करता है? ARP। तो जब रिसीवर को ये फ्रेम रिसीव होगा तो इथरनेट हेडर ओपन करते समझ में आ जाएगा कि ये जो पेलोड है ये किसका है? आर्प का। तो आर्प को हैंड ओवर देगा पेलोड का। समझ आया? सो दैट्स दैट। इसके अलावा अब आर्प रिप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आर्प रिप्लाई नहीं आएगा। हम क्या कर सकते हैं, एक जो स्विच है, राइट, स्विच 2 का ही कंसोल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर स्विच 2 का कंसोल लोगे ओ कम ऑन, शो VLAN, तो गिग 1/2 जो है आपका वो है VLAN 1 में, राइट। और इंटरफेस VLAN 1 पे जा करके अगर मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 10.1.1, राइट, चलेगा ना? /80 कर देते हैं, उस मशीन पे भी 80 दिया हुआ है ना। हो गया। आप कैप्चर फिर से लगा सकते हो, कैप्चर 1/2 के ऊपर। तो वायरशार्क ओपन होना चाहिए और मशीन से हम फिर से पिंग पोंग करा के देख लेंगे। इस बार पिंग होना चाहिए। हो गया, अच्छी बात है, मतलब होना ही था अब तो। तो अगर आप देखोगे इस बार आर्प रिक्वेस्ट गई और उसका रिप्लाई भी आया, राइट। तो अगर आप देखोगे पहले तो ये आर्प रिक्वेस्ट गई who has 10.1.1, है ना। तो ये आर्प रिक्वेस्ट क्या हुई? ब्रॉडकास्ट, देख सकते हो।
ठीक है, इसने पूछा तो टारगेट मैक क्या अलग करके जाता है, ऑल जीरोस का मतलब होता है अनस्पेसिफाइड। ठीक है, अच्छा ये तो होता है आर्प के अंदर, बट इथरनेट हेडर में डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जाता है, ब्रॉडकास्ट। अब जब एआरपी का रिप्लाई आया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एआरपी रिप्लाई आया, तो उसमें देखो ये जो एआरपी रिप्लाई आया उसमें सेंडर मैक और सेंडर आईपी दोनों है ना, टारगेट आईपी मैक तो होना ही था खैर, बट साथ में इथरनेट हेडर देखोगे तो डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है यहाँ पे, है ना, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो आप देखो, इसमें आपको पैडिंग भी दिखाई देगी, पैडिंग है कुछ, पैडिंग दिखाई दे रही है लेयर 2 पे, हाँ जी, क्योंकि जो मिनिमम आपका फ्रेम साइज है वो तो लेयर 3 पे है, लेयर 2 पे और ऐड कर लो, वो तो चाहिए ना उसको वायर पे ट्रांसमिट करने से पहले, इसलिए किया। ठीक है सर, तो देखा हमने कि एआरपी रिक्वेस्ट क्या थी, हमेशा ब्रॉडकास्ट, और बाकी आपने देखा ये यूनिकास्ट है। ठीक है, रिप्लाई तो आर्प रिक्वेस्ट रिप्लाई क्लियर है आपको। ठीक है, अब ग्रेशियस भी बता दिया, नॉर्मल आर्प रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी बता दिया है। अब इसके अलावा एक होता है यहाँ पे प्रॉक्सी आर्प, क्या होता है, प्रॉक्सी आर्प, वो भी होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब आप राउटिंग कराते हो राउटर्स के बीच में, तो आप खाली क्या स्पेसिफाई करते हो, एग्जिट इंटरफेस, आप नेक्स्ट हॉप एड्रेस नहीं डालते, नेक्स्ट हॉप एड्रेस आप नहीं डालते हो, खाली आप एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करते हो। तो अगर आपके पास नेक्स्ट हॉप है ही नहीं, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस के लिए आर्प रिक्वेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हो आप, बताइए समझ में कि नहीं। जैसे मान के चलो, अभी एक यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, या स्विच 1 के ऊपर मैंने क्या किया, स्विच 1 है ये, राइट, तो होस्ट स्विच 1 कर देता हूँ है ना, स्विच 2 है इनफैक्ट, शो वीलेन ब्रीफ किया हमने तो ठीक है, राइट, तो डिफॉल्ट वीलेन है, दैट्स ओके। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमने वीलेन 1 को आईपी दिया हुआ है, राइट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, आप देख सकते हो। सो इंटरफेस इज ट्रंक, मत देखो ट्रंक बनाता ही नहीं हो, गिग 0/0 लिखो आप, है ना, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया 12.1.2/30, वो लेगा नहीं, जब कब तक नहीं लेगा, जब तक आप नॉइस पोर्ट कमांड नहीं दोगे। प्लस यहाँ पे क्या इनेबल करा दो आप, आईपी राउटिंग, तो आपने ये आ गया सबनेट। अब स्विच 1 का भी कंसोल एक्सेस ले लो आप, प्रॉक्सी आर्प दिखाना है ना मेरे को आपको, तो सबसे पहले तो यहाँ पे होस्ट स्विच 1 दे दो आप, और दूसरे नंबर पे आप इंटरफेस गिग 0/0 नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस क्या दे दोगे, 10.1. सॉरी 12 है ना, 12.1.2 दिया था ना उधर, शो आईपी राउट करोगे तो ऐसे राउटिंग दिख जाएगी आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब मान के चलो स्विच 1 के ऊपर एक लूप बैक है, क्या है, उस लूप बैक को आईपी एड्रेस क्या दे दिया आपने, है ना, ठीक है, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अच्छा यहां से जब आप पिंग करोगे 12.1.2 को होना चाहिए, हो गया। अब मान के चलो मुझे इस पीसी से 1.1.1 को रीच करना है,
तो मुझे स्टैटिक राउट तो ऐड करना पड़ेगा कहाँ पे, स्विच 2 पे। तो मैं राउट ऐड करता हूँ 1.1.1/32 पे जाने के लिए इसको कहाँ से जाना होगा, गिग 0/0 से। नेक्स्ट हॉप नहीं डाला। तो शाइपी राउट स्टैटिक देखोगे तो राउट ऐड होना चाहिए राउटिंग टेबल में। समझ में आ गया इसको कहाँ से जाना है? तो एक तो रिकर्सिव लुकअप होना ही होना है यहाँ पे, क्योंकि पहले डेस्टिनेशन के लिए करेगा तो इसको समझ में आएगा कि एग्जिट नहीं, रिकर्सिव नहीं होगा क्योंकि एग्जिट इंटरफेस मिल गया है इसको। ठीक है, तो ये स्टैटिक राउट डाला। अब रिवर्स राउट भी डाल देता हूँ स्विच 1 के ऊपर, क्योंकि अगर रिवर्स राउट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, 10 वाला सबनेट है ना इधर, तो मैं क्या करूंगा 10.1.0/24 और नेक्स्ट हॉप आपको डालना है एग्जिट इंटरफेस, और फिर नेक्स्ट हॉप तो वैसे भी डाल सकते हो। रिकमेंडेड ये वाला तरीका होता है हमेशा स्टैटिक राउटिंग, ये रिकमेंडेड रहेगा आपका। अब ठीक है, ये हो गया आपका। मुझे पता है गिग 0/0 से आर्प रिक्वेस्ट वगैरह जाएगी, तो गिग 0/0 पे ही मैं क्या डाल देता हूँ, है ना, तो कैप्चर लगा देता हूँ। तो कैप्चर गिग 0/0 पे लगाया। कम ऑन, ठीक है जी। और इधर इस मशीन पे गए आप, पहले तो आप ncpa.cpl आपका ऑलरेडी ओपन है, गेटवे तो डालना पड़ेगा ना इस बार, पहले तो डाला नहीं था गेटवे। तो क्या डाल देंगे गेटवे, है ना, 10.1.1, और फिर उसके बाद यहां से आप पिंग कराओगे किसको, 1.1.1 को। हो गया, अच्छी बात है, होना भी था। ठीक है, लेकिन जो मुझे दिखाना था वो तो हुआ नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, कोई बात नहीं। स्विच, होल्ड ऑन, स्विच 2 पे जाओ, शाइपी आर्प। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसने 1.1.1 के लिए डायरेक्टली आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की है। अब आर्प प्रोसेस तो हुआ है, अब वो कहां से गया, मतलब कैप्चर में क्यों नहीं आया, दैट आई कैंट, लाइक आई डोंट सी व्हाई दिस इज वियर्ड। मतलब आर्प टेबल में एंट्री है तो आर्प रिक्वेस्ट गई है ना, बट दिखा नहीं रहा है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे इंटरफेस रेंज गिग 0/0 गिग, सॉरी गिग 0/1 से लेकर के गिग 0/3 तक, गिग 1/0 ये शट डाउन कर देता हूँ। शो आईपी आर्प, और एक बार इंटरफेस गिग 0/0 को भी क्या कर दूंगा, शट, एंड देन क्या कर देंगे यहाँ पे, अनशट। अरे वाह, चलो यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे है आप रिक्वेस्ट का ही है, देखो ये, अगर आप देखोगे तो एक आर्प रिक्वेस्ट गई है। और ये थोड़ा iOS का डिफरेंस है, अब पहले ऐसा नहीं होता था। क्या हो रहा है कि जब आपने वो स्टैटिक राउट डाला ना खाली एग्जिट इंटरफेस डाल के, तो इसने पहले ही क्या करा लिया, ARP रिजॉल्व करा ली पहले ही एडवांस में, पीसी से ट्रैफिक आने का वेट नहीं कर रहा है। तो आप वही देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो एक आर्प रिक्वेस्ट गई है, देखो ये वाली,
हु हैज 1.1.1 देख रहे हैं आप ये ARP रिक्वेस्ट है, सेंडर आईपी क्या है और टारगेट क्या है आपका, डेस्टिनेशन डायरेक्टली। नेक्स्ट हॉप तो नहीं है ना, नेक्स्ट हॉप नहीं है ना, टारगेट आपका क्या है 1.1। अब ध्यान से समझना है इसको, यार रिक्वेस्ट कहां से गई, गिग 0 बाय 0 से, ठीक है। यार रिक्वेस्ट है जिसका सेंडर आईपी क्या है 12.1.2 और टारगेट क्या है ना। अब अगर आप ध्यान से समझोगे इसको, यार रिक्वेस्ट कहां पे डिलीवर हुई, स्विच 1 के ऊपर गिग 0 बाय 0 पे, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन है, रिसीव होगी। वो क्या मैच कराता है, टारगेट आईपी। टारगेट आईपी मैच होगा तो ही क्या करेगा वो, आर्प रिप्लाई देगा। अब टारगेट आईपी क्या लग करके गया, क्या स्विच 1 पे गिग 0 बाय 0 का आईपी एड्रेस 1.1.1 है, तो फिर उसने रिप्लाई क्यों दिया, क्योंकि रिप्लाई तो आया है। देखो ये रिक्वेस्ट गई कि हु हैज ये 111 और फिर ये देखो रिप्लाई आ गया, इसने 12.1.2 ने बता दिया अपना मैक एड्रेस, सॉरी यहाँ पे इसने ऐसे कि सेंटर आईपी क्या है 111, मतलब रिप्लाई आ गया ना, जबकि मैक एड्रेस उस इंटरफेस का है जिसका आईपी एड्रेस 12.1.1.1 है। अगर आप ये मैक एड्रेस निकालोगे ना, ये देखो सारे 0 5 से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड फोर्थ ब्लॉक में 0 1 है। अगर आप ये देखोगे कंपेयर करोगे स्विच 1 पे जाकर के, तो शो इंटरफेस गिग 0 बाय 0, जबकि इसका आईपी एड्रेस क्या है 12.1.1। तो फिर इसने 1.1.1 के बेहाफ पे क्यों दिया आर्प रिप्लाई, आइडियली होता ही नहीं है ना ऐसा। तो फिर आर्प रिप्लाई कौन देगा, जिसका टारगेट आईपी है ना, जिसका आईपी एड्रेस टारगेट आईपी से मैच करेगा। प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट। स्विच 1 पे अगर आप देखोगे गिग 0 बाय 0 इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड। अब देखने के लिए कैसे वैलिडेट करें कि हाँ प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए कमांड होगी शो आईपी इंटरफेस गिग 0 बाय 0, ठीक है, ऐसे आप कमांड चलाओगे। तो यहाँ पे एक फीचर होता है प्रॉक्सी आर्प, क्या दिखा रहा है इसमें, क्या होता है लेट्स से एक ऐसा इंटरफेस है जिसपे प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड है, लेट्स से गिग 0 बाय 0 स्विच 1 के ऊपर, यहाँ पे एक आर्प रिक्वेस्ट आई थी, है ना, क्या आई थी, आर्प रिक्वेस्ट। और उस आर्प रिक्वेस्ट में हमने देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक आर्प रिक्वेस्ट आई कि हु हैज, मतलब व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ 1.1.1.1। अब आइडियली जब ये स्विच 1 पे डिलीवर हुई गिग 0 बाय 0 पे, तो उसको क्या करना चाहिए था, डिस्कार्ड। क्यों, क्योंकि टारगेट आईपी उसके आईपी से मैच नहीं कर। लेकिन अब अगर पीसी होता, विंडोज पीसी या लिनक्स मशीन होती, तो ऑब्वियसली वो इसको क्या कर देती, डिस्कार्ड कर देती। बट सिस्को डिवाइसेस में, जो सिस्को राउटर्स होते हैं, लेयर 3 डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो स्विच की बात करो या फिर राउटर की बात करो, इसमें क्या होता है कि टारगेट आईपी अगर मैच नहीं होगा तो डिस्कार्ड नहीं करेगा, फिर भी इमीडिएटली डिस्कार्ड नहीं करेगा, पहले देखेगा कि प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड है या नहीं है। अगर प्रॉक्सी आर्प डिसेबल्ड है तो डिस्कार्ड कर देगा, जैसे ही टारगेट आईपी देखेगा अच्छा ये तो मेरा आईपी एड्रेस है ही नहीं, एंड प्रॉक्सी आर्प इज आल्सो डिसेबल्ड ऑन द इंटरफेस, तो एट सेम टाइम इट विल गेट डिस्कार्डेड, आर्प रिक्वेस्ट डिस्कार्ड हो जाएगी, उसका कोई रिप्लाई नहीं जाएगा। बट अगर प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड है और टारगेट आईपी मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, राउटर मेरा मतलब स्विच, लेयर 3 स्विच है, राउटर ही मान के चलो, अभी राउटर मान के चलो आप इसको, तो मेरा राउटर क्या करेगा यहाँ पे, ये इस टारगेट आईपी के लिए लुकअप करेगा राउटिंग टेबल को, अपने राउटिंग टेबल को लुकअप करेगा, किसके लिए, अब टारगेट आईपी अगर उसके राउटिंग टेबल में है तो उसके बेहाफ पे वो अपने इंटरफेस का मैक एड्रेस दे देगा रिप्लाई में। अगर टारगेट आईपी उसके लोकल राउटिंग टेबल में है तो उसके बेहाफ पे क्या दे देगा, है ना, अपने अपना मैक एड्रेस देगा ना उस आईपी एड्रेस के बेहाफ पे। तो अगर आप देखोगे फिलहाल स्विच 1 के ऊपर, राइट, स्विच 1 के ऊपर राउटिंग टेबल में अगर आप रुकअप करते हो, जैसे आपने कहा 1.1.1, तो है ये राउटिंग टेबल में, है ना, इसीलिए यही रीजन है कि इसने यहाँ पे क्या दे दिया, आर्प रिप्लाई। यहाँ आर्प रिक्वेस्ट आया कि हु हैज 1.1.1, इसने रिप्लाई दे दिया, रिप्लाई में इसने अपना मैक एड्रेस दिया। अगर आपने अभी प्रूव किया था ना कि यहाँ गिग 0 बाय 0 का ही मैक एड्रेस था,
अगर प्रोक्सी आर्प यहाँ पे आप डिसेबल्ड कर दोगे, ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आप स्विच 1 पे गए, ठीक है, स्विच 1 के गिग 0/0 पे आपने जाकर के नो आईपी प्रोक्सी आर्प आपने डिसेबल कर दिया। इसको डिसेबल करने के बाद अब आप गए स्विच 2 पे, और मैं इनफैक्ट यहाँ पे एक बार फिर से कैप्चर लगा लेता हूं, गिग 0/0 पे, राइट। कैप्चर लगा कि इस बार हमने क्या करके रखा है, प्रोक्सी आर्प को डिसेबल करके रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो स्विच 2 है, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे शो आईपी आर्प तो एंट्रीज हैं वो 1.1.1 वाली ना, तो एक बार फिर से गिग 0/0 पे जाकर के मैं क्या करूंगा इसको, जिससे कि आर्प टेबल क्या हो जाए, फ्लश हो जाए, एंट्रीज फ्लश हो जाए, उसको वापस से क्या करूंगा, नो शट। जब मैं नो शट करूंगा तो ग्रेशियस आर्प तो जाएगा, विच इज ओके, बट एट सेम टाइम जो स्टैटिक एंट्री थी ना वो 1.1.1 वाली विद एग्जिट इंटरफेस, नेक्स्ट हॉप तो था नहीं, नेक्स्ट हॉप नहीं था। अगर नेक्स्ट हॉप होता तो फिर ही डायरेक्टली आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ही नहीं 1.1.1 के लिए, फिर तो वो नेक्स्ट हॉप से ही काम चल जाएगा। ध्यान रखना, ये 1.1.1 के लिए इसलिए जनरेट कर रहा है रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट, क्योंकि इसको नेक्स्ट हॉप एड्रेस नहीं पता है। आपने अगर देखा हो स्विच 2 के ऊपर जो राउट ऐड कराया था हमने 1.1.1 के लिए, वो कुछ इस तरीके से कराया था, स्टैटिक राउट, ये देखो एग्जिट इंटरफेस है खाली। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने आर्प रिक्वेस्ट भेजी इस बार, राइट, कि हु हैज 1.1.1 टेल 12.1.2, हु हैज 1.1.1, क्या कोई रिप्लाई आया? अभी मल्टीपल टाइम्स पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, ये देखो, क्या कोई रिप्लाई आया? क्यों? क्योंकि प्रोक्सी आर्प डिसेबल्ड है। बट अगर मैं वहां जाकर के प्रोक्सी आर्प को एनेबल कर देता हूं वापस से, है ना, स्विच 1 पे गिग 0/0 पे गए, आईपी प्रोक्सी आर्प, जैसे ही ये प्रोक्सी आर्प आपने एनेबल किया तो देखना अब इसके बाद जब दोबारा जाएगी आर्प रिक्वेस्ट तो रिप्लाई आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड सर, बस मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, एक बार ये आप होने दो प्रोसेस कंप्लीट, ओके। है ना, फिर क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका। ये हुएज आएगा ना जैसे ही यहाँ पे, तो रिप्लाई आ जाएगा। आ गया? इस बार रिप्लाई आ गया ना, क्योंकि प्रोक्सी आर्प इनेबल्ड है। अब प्रोक्सी आर्प इनेबल्ड है, लेट्स से प्रोक्सी आर्प क्या इनेबल्ड, बट स्विच 1 के ऊपर लेट्स से मैंने लूप बैक को शट डाउन कर दिया। क्या कर दिया? लूप बैक को शट डाउन कर दिया। इसका आईपी एड्रेस क्या था? तो अभी राउटिंग टेबल में क्या 1.1.1 रहेगा इसके? नहीं है। प्रोक्सी आर्प तो इनेबल्ड है, बट टारगेट आईपी उसके राउटिंग टेबल में नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से एआरपी टेबल को क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने कहा क्लियर आईपी आर्प, और फिर यहाँ पे हम शो आईपी आर्प, आप देखो गया, वो एंट्री गई, राइट, क्लियर कर दिया मैंने। अब फिर से भेजेगा आर्प रिक्वेस्ट, क्या रिप्लाई आया? क्यों नहीं आया? क्या रूल क्या बताया था कि अगर किसी डिवाइस को एक इंटरफेस पे आप आर्प रिक्वेस्ट मिलती है और उसका टारगेट आईपी उसका अपना आईपी एड्रेस नहीं है, तो वो क्या चेक करेगा, प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड है या नहीं है। अगर इनेबल्ड है तो उस टारगेट आईपी के लिए वो पहले क्या लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल को। अगर राउटिंग टेबल में नहीं है तो भी आरपी रिप्लाई नहीं दे पाएगा। वही हुआ है, प्रॉक्सी आर्प तो इनेबल्ड है, प्रोसेस भी कर रहा होगा वो राउटर, बट क्योंकि टारगेट आईपी उसके राउटिंग टेबल में नहीं है इसलिए आर्प रिप्लाई नहीं आया। बट अगर जैसे ही वो इंटरफेस को आप नो शट करोगे स्विच 1 के ऊपर जाकर के लूप बैक को, तो आ जाएगा रिप्लाई। क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मिल गया उसको रिप्लाई। हु हैज दिस, अभी बताया नहीं क्या इसने? मुझे लग रहा है उसका आर्प रिक्वेस्ट ही नहीं गई है अभी तक ना। मैंने नो शट किया है इसको, हाँ कर तो दिया है। अरे चले जाओ भाई,
एक काम करते हैं, यहाँ पे स्विच 2 के ऊपर फिर से आर्प टेबल देख लेते हैं। रेजोल्यूशन हुआ नहीं है अभी तक ना। शो आईपी राउट स्टैटिक एंट्री है यहाँ पे, विच इज अ गुड थिंग। तो पिंग जनरेट करा देते हैं, यहाँ से क्या हो गया, फिर तो जाएगा ही ना। ये देखो, हु हैज दिस। तो अगर आप देखोगे कि अगर नेक्स्ट हॉप एंट्री नहीं है स्टैटिक राउट के, तो फिर डायरेक्टली डेस्टिनेशन के लिए आर्प रिक्वेस्ट जा रही है व्हिच इज क्वाइट वियर्ड, राइट। अभी तक तो हमने देखा था कि नहीं, नेक्स्ट हॉप के लिए आर्प रिक्वेस्ट जाती है, बट डेस्टिनेशन के लिए जाएगी अगर आपने क्या नहीं डाला है। यस, एग्जिट इंटरफेस तो स्पेसिफाई किया राउटिंग टेबल में, बट नेक्स्ट हॉप नहीं डाला, तो फिर डायरेक्टली डेस्टिनेशन के लिए आर्प रिक्वेस्ट जाएगी। सिक्योरिटी थ्रेट भी मानते हैं इसको एक हम। अब क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको फिक्स करने के लिए फिर आप इसको डिसेबल करके रखते हो। हाँ जी, बीइंग ए प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, मतलब अगर कस्टमर एंड की बात करूं तो उस तरफ ज्यादा टेंशन लेते नहीं है लोग, बट सर्विस प्रोवाइडर एंड पे हम इसको डिसेबल कर देते हैं। अब क्वेश्चन लो शिखर अपना। सर ये पूछ रहा था कि राउटिंग टेबल से खाली इंफॉर्मेशन लेना कि ये आईपी एड्रेस उसके राउटिंग टेबल, वो तो उसमें राउट्स होते हैं ना सबनेट बेसिस पे, अगर ये आईपी एड्रेस शट डाउन है या कोई ये फर्क आईपी नहीं एड्रेस। पड़ता, तो भी रिप्लाई जाएगा। ओके, अगर पर इससे तो आपके पास लेटेंसी बढ़ सकती है ना लॉन्गर उसके बाद। प्रीफिक्स, लेटेंसी तभी तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तभी मैं कह रहा हूं कि जो रिकमेंडेड है वो क्या है कि आप एग्जिट इंटरफेस के साथ साथ क्या डालोगे, नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप। वही तो प्रूव करना चाहता था मैं। ओके, क्योंकि खाली नेक्स्ट हॉप डालोगे तो भी रिकर्सिव लुकअप होगा एग्जिट इंटरफेस निकालने के लिए, राइट। अगर यस। खाली एग्जिट इंटरफेस डालोगे तो आपने प्रॉब्लम देख ली है, ये प्रॉक्सी आर्प वाली। एक तो आर्प टेबल भर जाएगी आपकी, एक तो आपकी आर्प टेबल भर जाएगी। मान के चलो एक लार्ज सबनेट का राउट आपने ऐड किया, तो उस सबनेट में जितने भी आईपीस को आप ट्राई करोगे रीच करने का, वो हर आईपी के लिए क्या जनरेट करेगा, आर्प रिक्वेस्ट, हर एक टारगेट आईपी के लिए, राइट, हर एक डेस्टिनेशन आईपी के लिए। आर्प टेबल में सोचो कितने एंट्रीज आ सकती हैं। फिर गॉट। आर्प टेबल लार्ज हो जाएगी, उससे ओवरऑल लेटेंसी आएगी डिवाइस के ऊपर। वो नहीं है वो रिकमेंडेड। रिकमेंडेड जो सोल्यूशन है वो एग्जिट इंटरफेस के साथ साथ नेक्स्ट हॉप एड्रेस दोनों डालो स्टैटिक राउट में। ठीक है सर जी। तो हो गया ये प्रूव हमारा प्रॉक्सी आर्प, ग्रेशियस आर्प, राइट। अभी प्रॉक्सी आर्प अगर कोई इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो कर पाओगे ना? ठीक है, ओके। अब वापस आते हैं आपके स्लाइड्स पे, ठीक है। तो लेयर 3 स्विचिंग और वो सब था, अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, है ना। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और, हाँ आईसीएमपी का एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको अगर कहोगे तो। तो पिंग कराया हमने, राइट, पिंग कराया, कैप्चर चल ही रहा था यहाँ पे। अब स्टॉप कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर आईसीएमपी रिको रिक्वेस्ट रिको रिप्लाई आया यहाँ पे, राइट। तो इको रिक्वेस्ट अगर आप देखोगे तो आईसीएमपी देखो ये है ना, आईसीएमपी को किसने इनकैप्सुलेट किया डायरेक्टली, कल बताया भी था कि अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका जो डायरेक्टली आईपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है तो उसको डायरेक्टली आईपी इनकैप्सुलेट करेगा, बीच में टीसीपी या यूडीपी नहीं आएंगे। तो वही आईसीएमपी का क्या यूज होता, क्या होता है, एक आईपी प्रोटोकॉल नंबर। तो आईपी ने इनकैप्सुलेट किया इसको। फिर अगर आईसीएमपी को डिटेल में ओपन करोगे, इको रिक्वेस्ट है ना, तो इको रिक्वेस्ट का मैंने आपको टाइप क्या बताया था यहाँ पे, कोड मतलब टाइप यहाँ पे 8 बताया था, और इको रिप्लाई का क्या बताया था, 0। तो आप देख सकते हो ये इको रिक्वेस्ट है और नीचे ये डमी डेटा है ये, ठीक है। और आईसीएमपी ये हेडर है ऊपर ये ऊपर हेडर हो गया, नीचे डेटा हो गया, ठीक है। तो हेडर के अंदर आप देख सकते हो टाइप है, कोड है, मेनली यही होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि आईपी हेडर लगा इसके ऊपर, तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी वो मशीन का आईपी लेकर के जाएगा जहां से आपने पिंग इनिशिएट किया, और डेस्टिनेशन आईपी वो होगा जिसको आप पिंग करते हो, राइट। उसके अलावा प्रोटोकॉल में क्या आ गया, 1 टीटीएल है ना, टीटीएल 127 है, 128 क्यों नहीं है,
क्योंकि ये कैप्चर हमने कहां पे लगाया था, स्विच 1 पे, और जबकि मशीन किस पे कनेक्टेड है, स्विच 2 पे। तो जब पैकेट आया स्विच 2 पे, स्विच 2 ने डिक्रीमेंट करके ही किसको दिया, स्विच 1 को। तो कैप्चर तो स्विच 1 के एंड पे था ना। अगर यही कैप्चर में स्विच 2 पे गिग 1/2 पे लगा दूं तो फिर 128 के साथ ही आएगा ना पैकेट। तो यहाँ पे टीटीएल क्या दिखेगा मेरे को, 128। क्योंकि विंडोज जब कोई पैकेट ओरिजिनेट करता है तो उसमें आईपी हेडर के अंदर जो डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू लगाएगा ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो 128 लगाता है। यूनिक्स में बाय डिफॉल्ट क्या लगता है, 64। बाकी अगर सिस्को आईओएस कोई पैकेट ओरिजिनेट करेगा तो उसमें 255 लगा करके ओरिजिनेट करता है टीटीएल वैल्यू बाय डिफॉल्ट। तो 127 स्विच 1 पे इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो डिक्रीमेंट हुआ स्विच 2 के ऊपर, राउटिंग लुकअप हुआ होगा ना स्विच 2 पे। और आपको बताया था कल क्या क्या चेंजेस होंगे, है ना। तो ये है। अब अगर वापस जाओगे आप यहाँ पे, तो ये आईपी हेडर के अंदर मेनली क्या है, यहाँ पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, है ना। बाकी हेडर चेकसम वगैरह वो सब भी है। फिर इथरनेट ने इसको इनकैप्सुलेट किया। तो सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस किसका लग के जाता है, अपने एग्जिट इंटरफेस का। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होता है, नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस। वही है यहाँ पे। अगर ये मैक एड्रेस निकालोगे ना डेस्टिनेशन, ये आपके स्विच 1 के गिग 0/0 इंटरफेस का मैक एड्रेस है। और ये जो मैक एड्रेस है ये नीचे वाला, ये है स्विच 2 के गिग 0/0 का मैक एड्रेस। पीसी का नहीं है, ओरिजिनल पीसी का मैक एड्रेस नहीं है, वो होगा भी नहीं। बताया था कि जब भी आपका डेटा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाएगा तो उसके सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस अपडेट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है। बाकी इथरनेट हेडर में आपने देखा 3 चीजें हैं मेनली, तो सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड इथर टाइप। बाकी जो लेयर 1 फ्रेम होगा यहाँ पे, वो फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर चीजें। तो ये फ्रेम है ऊपर ऑन वायर, करेक्ट। तो आईपी हेडर भी देखा आपने, आईसीएमपी हेडर भी देखा आपने, और टीसीपी यूडीपी भी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। ठीक है, इसी में आ जाएगा कैप्चर में। एस टेलनेट लेकर के देख लेंगे ना, तो टेलनेट लेंगे तो उसमें टीसीपी 3 वे हैंडशेक और वो सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। मुझे दिखाना था अब आपको ये टीसीपी कनेक्शन या फिर इस तरह से कुछ चीजें, तो वापस से कैप्चर लगा सकता हूँ, यहीं पे लगा लेता हूँ स्विच 1 पे ही। स्विच 1 पे गिग 0/0 के ऊपर, और इस बार टेलनेट लेंगे मशीन से, राइट। तो पहले टेलनेट इनेबल कर लेते हैं स्विच 1 के ऊपर। तो एक तो यूजर नेम, है ना। वैसे जरूरत है क्या यूजर नेम की, नहीं ना। इनेबल पासवर्ड सिस्को लाइन VTY, है ना। ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट और पासवर्ड सिस्को, बस दैट्स इट। और भी कुछ चाहिए यहाँ पे, नहीं ना। मशीन पे जाओ, और ये मशीन पे पट्टी इंस्टॉल्ड है, देखो ये पट्टी से हम क्या करेंगे, 1.1.1 को टेलनेट लेंगे, राइट। कुछ इस तरीके से हो गया। एग्जिट टीसीपी कनेक्शन क्लोज्ड, ये देख भी सकते हो, फिन एक्, राइट। हो गया कनेक्शन क्लोज, ठीक है। इसको स्टॉप करो। जब ये सिनैक, ये 3 वे हैंडशेक देख पा रहे हो आप टेलनेट के लिए, क्योंकि टेलनेट के लिए 3 वे हैंडशेक होना कंपलसरी है। तो वही तो हो रहा है सामने, ठीक है। तो जब आप सिन सेलेक्ट करते हो ना, तो राइट क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे वायरशार्क में, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम, ये ऑप्शन आएगा आगे। शॉर्टकट चला सकते हो, Ctrl+Alt+Shift+T। इसको क्लोज करो यहां से। तो ये स्ट्रीम है आपकी पूरी। तो इस कनेक्शन के लिए ये पैकेट्स एक्सचेंज हुए हैं।
उसके बाद तो फिनिश हो गया था ना ये कनेक्शन, लास्ट में जाके देखो। कौन सा रेंडम है? सीक्वेंस नंबर कहाँ है? रेंडम कहाँ है? 6 7 8 31 5 38। ये यहाँ पे 0 है सीक्वेंस नंबर, जैसे सीक्वेंस नंबर 1 आया। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये अंदर सीक्वेंस की बात कर रहे हो या यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है? ये एक टाइम है, एक प्रोटोकॉल है, एक लेंथ है, इन्फो है, क्या चाहिए आपको? वन हायरार्की में तो सीक्वेंस नंबर 131 है ही नहीं कहीं पे। ये ओपन करता हूं मैं, ये क्या टीसीपी, इसके अंदर क्या है? ये सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ध्यान रखना ये रिलेटिव सीक्वेंस नंबर है। वायर शार्क में ऐसे दिखेगा 1 2 3 करके, 4 करके, 5 करके। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है बैकएंड में, ये वायर शार्क कन्वर्ट करके दिखाता है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो ये सिन है, तो सिन के अंदर फिर जो फ्लैग्स हैं उसमें सिर्फ सिन ऑन होगा ना, बाकी सब तो ऑफ है। उसके अलावा देखोगे तो विंडो साइज लेकर के गया, इनिशियल विंडो साइज, राइट। उसके अलावा ऑप्शंस में देखोगे तो एमएसएस लेकर के गया, ये जो फीचर्स ये सपोर्ट करता है टीसीपी ऑप्शंस के, अंडर टीसीपी ऑप्शंस वो सारे लेकर के गया सिन के अंदर। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो 23 रहेगा। तो सिन गया और ये आईपी हेडर ने इसको इनकैप्सुलेट किया, तो टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर क्या आ गया? 6। और यहाँ पे जो टीटीएल पहुंचा वो 127 होना ही था। समझ आया? अब अगर आप ध्यान से देखोगे टेलनेट डेटा, राइट, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये टेलनेट डेटा, अरे कम ऑन, यहाँ कुछ दिखाता हूँ 10.1.10 से, हाँ ये आ गया ना, सिस्को पासवर्ड दिख जाएगा पूरा, आप रीड कर सकते हो। ये टेलनेट डेटा, कम ऑन, ये देखो पासवर्ड सी। आप अलग अलग टाइप करते हो, जैसे आप की प्रेस करते हो तो डेटा तो चला जाता है ना इमीडिएटली, इसलिए एसएसएच यूज करते हैं, क्योंकि टेलनेट में तो कोई भी रीड कर लेगा ये। तो ये चीजें हैं इसमें। लास्ट में कनेक्शन क्लोज हुआ तो फिन एक, फिन एक, इसको 4 वे हैंडशेक भी बोल देते हैं। तो जब आपने टेलनेट को क्लोज किया तो कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन को फिनिश किया बैकएंड में। तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या था? रैंडम। डेस्टिनेशन क्या था? वेल नॉन। इनिशिएटर पे, रेस्पोंडर पे, वो रेस्पोंडर पे क्या हो जाएंगे? पोर्ट्स रिवर्ट हो जाएंगे। समझ आया? जैसे सिन में देखोगे तो सिन में सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम, डेस्टिनेशन क्या है? वेल नॉन। जब सिन एक आया तो उल्टा हो गया पोर्ट नंबर। सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? रैंडम नहीं है अब सोर्स क्या है? वेल नॉन। और डेस्टिनेशन क्या रहेगा? वही जो इधर से, सेम। समझ आया आप लोगों को? तो ये 3 वे हैंडशेक फिनिश करके दिखा दिया कनेक्शन। प्लस अगर इसमें कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो। बाकी तो सिक्योर कनेक्शन बनेगा यहाँ पे अगर आप एसएसएच यूज करोगे तो। अगर आप एसएसएच यूज करते हो तो एक सिक्योर कनेक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो इसको क्विट कर देता हूं मैं, पहले तो एसएसएच इनेबल कर लो। तो उसके लिए सबसे पहले आईपी है ना, यूजर नेम प्रिविलेज 15, पासवर्ड सिस्को। उसके बाद क्रिप्टो की जनरेट आरएस से, और ये क्या ले लेंगे? 2048 लाइन हो गया। एसएसएच इनेबल्ड है ना, VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट। इस बार क्या ले लेते हैं? एसएसएच लॉगिन लोकल, ऐसे ले लेते हैं।
नो पासवर्ड, सिर्फ क्या रखेंगे, लॉगिन लोकल। कैप्चर लगाओ, कैप्चर वापस से गिग 0/0 पे, और फिर SSH लेना एक बार स्विच को, पट्टी और 1.1.1 ले लो, हो गया ये लॉगिन है। सिस्को हो गया लॉगिन, एग्जिट करो, कनेक्शन फिनिश हो जाएगा। हो गया, फाइनली रीसेट हुआ है, दैट्स ओके। बट पॉइंट ये है, अगर आप यहाँ पे इसको फॉलो करोगे स्ट्रीम को, तो ये स्ट्रीम है आपकी सिनैक एंड एक्नॉलेजमेंट, राइट। फिर एक्नॉलेजमेंट के बाद यहाँ पे ये 1.1.1 ने सर्वर प्रोटोकॉल SSH, इसने 2.0 पट्टी, राइट। एक्नॉलेजमेंट दिया, क्लाइंट की एक्सचेंज इनिट स्टेट में गया ये, फिर सर्वर की एक्सचेंज परफॉर्म हुआ, फिर डेफी हेलमैन ग्रुप रिक्वेस्ट, राइट। फिर फाइनली एक न्यू कीज, ये जरूरी है, 111 से और इधर से उधर न्यू कीज, और फाइनली आपका डेटा, इनक्रिप्टेड डेटा जाना स्टार्ट हो, क्योंकि कनेक्शन बन गया है फिर आपका सिक्योर कनेक्शन। तो ये सिक्योर कनेक्शन आप देख नहीं सकते, जैसे आप रीड करने का ट्राई करोगे ना, यहाँ पे लेट्स से इनक्रिप्टेड पैकेट को आपने ओपन किया, SSH प्रोटोकॉल ये दिखाई रहा है ना आपको, यहाँ पे इनक्रिप्टेड पैकेट मैक, देखो अब क्या देखोगे आप यहाँ पे। टेलेंट में तो हम देख पा रहे थे ना अपने डिजिट्स, जो भी हमने अपना इनपुट दिया था वो रीड कर पा रहे थे हम, बट यहाँ आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वापस आते हैं PPT, इस पे काफी टाइम हो गया उधर लगाए हुए है ना। तो हेडर्स वगैरह तो आप करके आए हो, अच्छी बात है, मैंने भी कराया आप लोगों को, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कराया, और ये भी बता चुका हूँ ICMP को कौन कैप्सुलेट करता है, IP, तो बता चुका हूँ। V6 से रिलेटेड कुछ ज्यादा नहीं कराया मैंने, इथरनेट फ्रेम दिखा दिया आप लोगों को अच्छे से, आर्क ये जो इथर टाइप है वो भी बता दिया है, ARP प्रोसेस बता दिया है आपको, ठीक है। राउटिंग प्रोसेस भी बताया है ना, राउटिंग प्रोसेस पूरा बताया कि पैकेट फ्लो कैसे होता है, राइट। अब मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग की बात कर लेते हैं, मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग की बात करोगे तो मेनली हमारी जो टाइप्स ऑफ स्विचिंग होती है ना, लेयर 3 स्विचिंग की बात कर रहा हूँ ये मोड्स ऑफ लेयर 3 स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग मतलब लेयर 3 स्विचिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग बोलो या लेयर 3 स्विचिंग बोलो, राइट। बट मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो लेयर 3 स्विचिंग की है, इसमें कोई लेयर 2 स्विचिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो लेयर 3 स्विचिंग में अगर आप देखोगे तो आपके पास 3 चीजें होती है मेनली, अभी तक सिर्फ 3 चीजें हुई है, एक प्रोसेस स्विचिंग, दूसरा फास्ट स्विचिंग, और तीसरा क्या है, सैफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। आजकल की डिवाइस पे तीनों इनेबल्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट। आप सेफ डिसेबल्ड करोगे तो फास्ट स्विचिंग विल टेक प्लेस, फास्ट स्विचिंग डिसेबल कर दोगे तो प्रोसेस स्विचिंग ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, और प्रोसेस स्विचिंग को भी डिसेबल कर दोगे तो वो डिवाइस राउटिंग नहीं करा पाएगा। प्रोसेस स्विचिंग को डिसेबल करने का एक ही कमांड होता है, नो आईपी राउटिंग, राउटिंग डिसेबल कर दो डिवाइस पे जाकर के, तो प्रोसेस स्विचिंग रुक जाएगी। सवाल यह है कि प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग और सैफ में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, अभी आज के टाइम में हम सैफ यूज करते हैं, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है, दैट्स ओके। बट पॉइंट ये है कि इन तीनों में क्या, अच्छा एक चीज और ध्यान रखोगे, सबसे पहले क्या आया, प्रोसेस स्विचिंग, फिर क्या आया, और लास्ट में क्या आया, सैफ। जो सैफ आया वो MPLS के साथ आया था, जो सैफ आया था वो किसके साथ आया था, MPLS के साथ। MPLS से पहले सैफ की जरूरत
नहीं थी। पहले सिर्फ यही होता था, प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग। इनफैक्ट अगर एमएलएस याद हो आपको, मल्टी लेयर स्विच बताया था, तो मल्टी लेयर स्विच के ना अभी तक 2 जनरेशन आई है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वहां पे लॉन्च हुआ था फास्ट स्विचिंग, और सेकंड जनरेशन में क्या लॉन्च हुआ, सेफ। ठीक है, अब ये स्विचिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर के ऊपर एक तो क्या होता है, मैनेजमेंट प्लेन, एक क्या होता है, डेटा प्लेन, और एक क्या होता है, कंट्रोल प्लेन। ऐसे हमने अपने राउटर्स को या लेयर 3 स्विचेस को डिवाइड करके रखा होता है। तो राउटर आपका मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन, डेटा, है ना, डेटा प्लेन, ऐसे डिवाइडेड रहेगा। तो आपको इनका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि डेटा प्लेन क्या होता है, मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है राउटर के ऊपर, है ना, वो पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप वो टाइप्स ऑफ स्विचिंग को स्टडी करोगे तो वहां पे काफी यूज में आती है ये वाली टर्मिनोलॉजी, कि डेटा प्लेन में रहेगा, ये कंट्रोल प्लेन में काम करेगा, ऐसा वैसा, है ना। तो मैनेजमेंट प्लेन, जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने अपने डिवाइस का क्या लिया था, एसएसएच, टेलनेट के थ्रू एक्सेस किया। तो जो टेलनेट के पैकेट्स हैं या एसएसएच के पैकेट्स हैं, वो राउटर ने तो प्रोसेस किए ही होंगे ना उनको, तो वो कौन करता है, मैनेजमेंट प्लेन। ठीक है, उन पैकेट्स को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट प्लेन। उसके अलावा अगर आप देखोगे कंट्रोल प्लेन, तो जो भी प्रोसेस लोकली रन हो रही होती है राउटर पे, जो भी प्रोसेस लोकली रन हो रही होती है, जैसे लोकली आपने बीसीपी इनेबल किया, लोकली ओएसपीएफ इनेबल किया राउटर पे, लोकली आपने ओएस मतलब जो भी चल रहा है लोकली, वो सब कौन मैनेज करता है, कंट्रोल प्लेन। ठीक है, एक होता है डेटा प्लेन, जितने भी इंटरफेसेस होते हैं, फिजिकल इंटरफेसेस, वो सभी किसका पार्ट होते हैं, डेटा प्लेन का। ट्रैफिक रिसीव होगा वो कहां पे होगा, डेटा प्लेन में। ट्रांसमिट करोगे वो भी कहां से जाएगा, डेटा प्लेन में। अगर थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करूं, एसिक सुना है आपने, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, एसिक्स आते हैं, इंटेलिजेंट चिप्स होती है ना ये, तो वही तो आपका क्या है, डेटा प्लेन। जो एसिक्स होती है वही डेटा प्लेन है अपने आप में। तो स्विचेस पे एसिक्स आती है, स्विच किया, राउटर पे भी आता है एसिक, इंटरफेस लेवल पे उसको इंटेलिजेंस दे दी ना हमने, तो उस एसिक को ही क्या बोलते हैं हम, डेटा प्लेन। तो डेटा प्लेन मेनली आपके डेटा को रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो सब किसका पार्ट होते हैं, डेटा प्लेन का। जितने भी इंटरफेसेस होंगे वो सब डेटा प्लेन का पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो कंट्रोल प्लेन, द कंट्रोल प्लेन इज कंसर्न्ड विद मेकिंग पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजंस, मतलब लुकअप करता है ये। दूसरा, ए पैकेट दैट इज जनरेटेड एट द डिवाइस, मतलब अगर पैकेट को डिवाइस ने जनरेट किया तो भी उसका कंट्रोल प्लेन पिक्चर में आएगा, या उसको रिसीव किया तो भी कंट्रोल प्लेन पिक्चर में आएगा। राइट, फॉर्मली कंट्रोल प्लेन ऑपरेशंस कैन बी सेड एज सीपीयू ऑपरेशंस लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मेनली कंट्रोल प्लेन का जो काम होता है मेन सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। कंट्रोल प्लेन मतलब मेन सीपीयू ऑफ योर डिवाइस, है ना। इसको राउट प्रोसेसर भी बोलते हैं हम। फास्ट स्विचिंग जब आप पढ़ोगे तो इसको कंट्रोल प्लेन को क्या बोलते हैं हम, राउट प्रोसेसर। इसके अलावा डेटा प्लेन है, एनी पैकेट दैट हैज टू बी फॉरवर्डेड थ्रू द डिवाइस टू डिवाइस टू वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस is handled by the data plane. Encapsulation, decapsulation happens at this part of the device. For example, end-to-end user traffic traveling through a router. तो वो बेसिकली डेटा प्लेन से जा रहा होता है। मतलब बेसिकली जो भी इंटरफेसेस होते हैं ना आपके डिवाइसेस पे, वो लेयर वो जो मतलब जितने भी डिवाइसेस होंगे उन पे जितने भी इंटरफेसेस होंगे वो सभी किसका पार्ट होते हैं, डेटा प्लेन का। सिंपल डेटा प्लेन का पार्ट रहेगा वो। तो सिस्को राउटर्स कैन टेक to forward packet arriving on an ingress interface and being sent out of an appropriate egress interface, a process called packet switching। यही होती है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट बाय पैकेट में चलो खैर बताऊंगा ये भी मैं आप लोगों को। ठीक है, राउटर जो होता है वो पैकेट बेस्ड, पैकेट बाय पैकेट ही स्विचिंग करता है। पैकेट आया, डेस्टिनेशन लुकअप करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, आया डेस्टिनेशन लुकअप करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। वो लुकअप कहां हो रहा है या कंट्रोल प्लेन में, वो डिपेंड करेगा कि आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं। राइट, जैसे अगर आप प्रोसेस स्विचिंग की बात करोगे तो प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है कि डेटा प्लेन के पास कोई राउटिंग टेबल नहीं होती है। राउटिंग टेबल सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहेगी, कंट्रोल प्लेन के पास। तो जब एक पैकेट आता है इनग्रेस इंटरफेस पे,
तो उसको फिर वो लेकर के कहाँ जाएगा, मेन सीपीयू के पास, जिसके जो कंट्रोल प्लेन के पास, मतलब मेन सीपीयू मतलब कंट्रोल प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन में जाएगा डेटा, मतलब पैकेट आपका, और वहां पे वो अपने राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा और वापस किसको देगा, डेटा प्लेन में, कि ये इस इंटरफेस से निकाल दो, दैट्स द इग्रेस इंटरफेस। बट आप अगर देखोगे तो ईच पैकेट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंट्रोल प्लेन। तो जो मेन सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा कि नहीं, मतलब ठीक है अगर एक दो ही इंटरफेसेस हैं तो ठीक है, बट अगर इफ यू हैव गॉट लाइक मल्टीपल इंटरफेसेस एंड देन इवन द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज फ्लोइंग, हैंडी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज फ्लोइंग, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। स्पेशली लेयर 3 स्विचेस जो होंगे उनके बारे में सोचो ना, अगर वहां पे प्रोसेस स्विचिंग है, अब मान के चलो आपने लेट्स से 8 इंटरफेसेस या 12 इंटरफेसेस को लेयर 3 बना दिया, एक लार्ज राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल में लुकअप करना पड़ रहा है और पूरा काम मेन सीपीयू परफॉर्म कर रहा है फॉर ईच एंड एवरी पैकेट, तो फिर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी, राइट। तो प्रोसेस स्विचिंग इज समथिंग विच यू वुड नॉट लाइक टू यूज। हाँ, अगर आप फास्ट स्विचिंग और जो बताया था सेफ दोनों डिसेबल करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, प्रोसेस स्विचिंग। इसको भी डिसेबल करना है तो नो आईपी राउटिंग कमांड देनी पड़ेगी, फिर तो राउटिंग सपोर्ट नहीं करेगा डिवाइस, राइट। बट यहाँ पे प्रोसेस स्विचिंग समझ में आई आपको कि इन प्रोसेस स्विचिंग ईच एंड एवरी पैकेट विल बी प्रोसेस्ड बाय द कंट्रोल प्लेन। राउटिंग टेबल में, अब राउटिंग टेबल भी कहां पे बनती है, कंट्रोल प्लेन में, वहीं पे होती है राउटिंग टेबल भी। नहीं, प्रोसेस स्विचिंग ही बोलेंगे इसको। एक होता है फिर फास्ट स्विचिंग, ये आया था जब आपके फर्स्ट जेन ऑफ मल्टी लेयर स्विचेस को लॉन्च किया गया, फर्स्ट जेन ऑफ एमएलएस। क्योंकि प्रीवियस मेथड में प्रॉब्लम ये थी कि हर एक पैकेट के लिए आपको कंट्रोल प्लेन के पास जाना पड़ेगा, बट फास्ट स्विचिंग में थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव किया उसको। कैसे, इन्होंने कहा कि ठीक है, जो मेन सीपीयू है ना उसको राउट इंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, राउट इंजन, और डेटा प्लेन में एक ना स्विच इंजन लगा देते हैं और एक कैश मेमोरी डाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट टाइम फ्लो आया, आईपी फ्लो, फर्स्ट टाइम फ्लो आया एक, उसका जो पहला पैकेट होगा ऑब्वियसली वो कहां पे जाएगा, कंट्रोल प्लेन के पास, क्योंकि स्विच इंजन को अपने कैश में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। बट उसके बाद क्या होता है कि जब आपका कंट्रोल प्लेन डिसीजन लेगा ना कि अच्छा ये दिस इज द इग्रेस इंटरफेस, तो वो कैश में ना एक एंट्री क्रिएट कर लेगा अपने, एंड कैश इज पार्ट ऑफ डेटा प्लेन। तो कैश के अंदर डाल देगा कि बॉस, जिसको फास्ट कैश बोलते हैं हम, है ना, फास्ट कैश में एंट्री डाल देगा कि ये डेस्टिनेशन आईपी के लिए ये इग्रेस इंटरफेस है। अब जो आपके सब्सिक्वेंट पैकेट्स आएंगे सेम इनग्रेस इंटरफेस के ऊपर या किसी दूसरे इंटरफेस के ऊपर भी, तो भी वो डेस्टिनेशन आईपी को लुकअप करेगा इधर ही, किसमें, सबसे पहले देखेगा कैश में है कि नहीं है, फास्ट कैश में है डेस्टिनेशन आईपी कि नहीं है। अगर डेस्टिनेशन आईपी ऑलरेडी फास्ट कैश में है तो वहीं से उठाएगा और इग्रेस इंटरफेस से डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लेन पे जाने का जो हाँ मतलब जो कंट्रोल प्लेन पे जो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जा रहा था वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड, क्योंकि अब आईपी फ्लो का जो फर्स्ट पैकेट होगा सिर्फ वो जाएगा कंट्रोल प्लेन के पास। तो मतलब यू हैव फ्री अप द कंट्रोल प्लेन प्रोसेसिंग, राइट, आपने फ्री कर दिया उसको, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी डिवाइस की वो क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही है कि एटलीस्ट पहली बार तो लुकअप कर ही रहा है ना कंट्रोल प्लेन में जाकर के, पहली बार तो उसको कंट्रोल प्लेन के पास जाना पड़ ही रहा है ना, तो मतलब राउटिंग टेबल, फुल राउटिंग टेबल चाहिए इसको। अगर कोई राउट नहीं है इसकी राउटिंग टेबल में तो पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। जबकि एमपीएलएस में तो मिरेकल होता है, एमपीएलएस में तो क्या होता है कि राउट नहीं है तो भी फॉरवर्डिंग होनी चाहिए। एमपीएलएस में मिरेकल होता है ये वाला कि राउट नहीं है राउटिंग टेबल में, फिर भी उस प्रीफिक्स के लिए पैकेट फॉरवर्डिंग होगी। तो इस मैकेनिज्म के साथ एमपीएलएस पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इस मैकेनिज्म के हिसाब से, मतलब अगर आप इसकी बात करोगे फास्ट स्विचिंग की, तो इसके हिसाब से आपको एक कंप्लीट राउटिंग टेबल चाहिए डिवाइसेस पे, राइट, करेक्ट। बट फिर क्या आया इसके बाद, फास्ट स्विचिंग के बाद, सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग में क्या है कि जो फिब बनती है ना, फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड कंट्रोल प्लेन में जो राउटिंग टेबल होती है उसकी एक रेप्लिका ये डाउनलोड कर लेता है डेटा प्लेन में, मतलब राउटिंग टेबल को ही डाउनलोड कर लिया डेटा प्लेन में, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर। तो जो राउटिंग टेबल थी आपकी कंट्रोल प्लेन के पास, उसकी एक कॉपी कहां पे ले आया, ये डेटा प्लेन में। अब जब डेटा आया तो लुकअप यही होगा ना डेटा प्लेन में, उसको कंट्रोल प्लेन के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल प्लेन में राउट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आई डोंट केयर, मैं तो डेटा प्लेन में लुकअप करूंगा और आगे फॉरवर्ड। वैसे ये अलग बात है कि डेटा प्लेन में जो राउटिंग टेबल होगी वो वही होगी जो कंट्रोल प्लेन के पास है, बट
फिर भी यहाँ पे उसके एडवांटेज मिलेंगे और आपका एमपीएलएस काम करना स्टार्ट कर देगा। एमपीएलएस में एक मिरेकल होता है जिसमें डेस्टिनेशन प्रीफिक्स आपका राउटिंग टेबल में नहीं होगा, फिर भी उसके लिए डेटा फॉरवर्डिंग हो जाएगी बेस्ड ऑन एमपीएलएस लेबल्स। एमपीएलएस में एक लेबल का कॉन्सेप्ट आएगा या होता है, उसके बेसिस पे होगा वो, ठीक है। बट अगर आप देखोगे सेफ, इसको एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि आपने अपने राउटिंग टेबल को कंट्रोल प्लेन से डेटा प्लेन में डाउनलोड करके रख दिया, सिंपल एज दैट। तो अभी जो पैकेट्स आएंगे वो लोकली लुकअप करेंगे और आगे फॉरवर्ड जाएगा पैकेट, उसको कंट्रोल प्लेन के पास जाने की जरूरत नहीं है। 100%, as soon as there is a change in the control plane routing table, immediately same changes will be propagated to the Ceph table। ये जो fib है यहाँ पे, fib बोल देते हैं, है ना, उसमें immediately updates होंगे। कमांड सिर्फ IPsef कमांड होती है। फिर आ जाता है अब आपका IPv6 फंडामेंटल, जिसमें कि IPv6 एड्रेसिंग आप सीखोगे। ये कराऊंगा कल, आज नहीं, क्योंकि IPv6 एड्रेसिंग है, कुछ नया भी होगा आप लोगों के लिए, हो सकता है आपसे पहले आपने किया ही ना हो ये, है ना। तो अगर आपसे पहले नहीं किया तो फिर थोड़ा सा फ्रेश ब्रेन के साथ इसको सीखो, और क्योंकि अब ये लास्ट क्लास होगी, इसके बाद तो IPv6 थोड़े ना सीखोगे। तो IPv6 आपको 100% अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो IPv6 फंडामेंटल्स हैं ये मैं कल कराऊंगा आप लोगों को, थोड़ा पढ़ के आना, बट मजा आएगा। मतलब IPv6 इज ऑल्सो, आई वुड से कि it's more easier than IPv4 if somebody understands it well. If somebody understands IPv6 well, then it is more easier than IPv4। कल कराऊंगा मैं आपको ये पूरा एड्रेस स्कीमा, बट पढ़ के आना प्लीज थोड़ा सा। चलो